करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आपके साथ स्केड्यूल सारा शेयर है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपका काम सिर्फ क्या है कि ये सारे नोट्स जो हैं वो मैं राइट आफ्टर क्लास आपसे शेयर कर दूंगा। ये वो चीज़ें हैं जो मिनिमम आपने यही करनी है, इससे ज़्यादा कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। अगर ये मिनिमम आपकी हो गई तो पेपर आपका पास हो जाएगा। ये सारे नोट्स थ्योरी के जो हैं, न्यूमेरिकल्स के हैं, वो मैं डे वाइज पे शेयर करता जाऊँगा। अब आपका बस ये काम है कि आपके पास जो भी रेलेवेंट बुक है उस बुक के ऊपर बस इन चीज़ों को हाईलाइट करते जाइएगा जो मैं बताऊंगा, बिकॉज़ ये मिनिमम चीज़ है। रोज़ का काम आपने रोज़ करना है और पेपर आपका पास होगा। हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी, डैट वाज रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन, कि हमने चीज़ों को लेकर चलना कैसे है। तो अगर आप उसका प्लान देखेंगे तो 2 दिन हमने सेल्स टैक्स पे रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद इससे अगले वीक में हमने सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस भी रखी हुई है। तो ये जो 2 दिन के लेक्चर सेल्स टैक्स के होंगे, इसमें हम वो सेल्स टैक्स कर रहे हैं जो पेपर में हर हालत में आना है, और आपका पेपर पास सेल्स टैक्स से ही होना है और इनकम फ्रॉम बिज़नेस से होना है, जिस पे हमारा मेन फोकस जाएगा। करेंगे हम पूरा सिलेबस। मैं आपको हर चैप्टर की समरीज़, हर चैप्टर का 1 पेजर जो है वो दे दूँगा, बिकॉज़ द टाइम इज़ सो शॉर्ट नाउ। आई कैप में जो 22 दिन पेपर पहले किए हैं, लग समझ आपको अब गई है उसकी, कि काश वो 22 दिन होते तो हम दुनिया में पता नहीं क्या कुछ पता कर लेते। अब वो नहीं आ सकते 22 दिन। तो जितना टाइम है, एक सवाल है कि जी क्या डूएबल है? यस। कोई फेक डोपामिन नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई इजी नहीं है, डूएबल है। यस डूएबल है। करना क्या है, नेक्स्ट 5-10 दिन है, 2 घंटे हैं, बस ये आपने देने हैं, और जितना कहूँगा वो कर जाइएगा। कोई एक्स्ट्रा नहीं कमिट करूँगा, कोई एक्स्ट्रा पास पेपर्स नहीं करूँगा, जो कहूँगा सिर्फ वो कर जाइएगा। और मैं आपको राइट नेक्स्ट मंडे एक फ़ाइल शेयर करूँगा, 5 पेजेस की होगी, उसको रिटर्न सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ रिटर्न उसकी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पेपर इस अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पास हो जाएगा। हम ज़रा सेल्स टैक्स से कुछ एनालिसिस देखते हैं। ये सारी फाइल्स आपसे शेयर करूँगा राइट आफ्टर द क्लास, आपने परेशान नहीं होना। नोट्स यहाँ से रीड कर लीजिएगा, थ्योरी जो करनी है वो यहाँ से कर लीजिएगा, बिकॉज मिनिमम पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं जो आपने हर सवाल में लिखने हैं। हम ज़रा डिस्कस करते हैं और हम सेल्स टैक्स का एनालिसिस करते हैं, बिकॉज अभी स्प्रिंग 26 के एग्जामिनर के मैथ्स मुझे नहीं मिले, तो डैट्स फर्स्ट के मैंने यहाँ पर स्टैट्स ऐड नहीं किए। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हर सब्जेक्ट की, टैक्स से लेके आप एफ से शुरू करें और आप ऑडिट तक जाएं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए चीज़ है वो है पास पेपर स्प्रिंग 2022 से लेके स्प्रिंग 2026 तक। आपने सिर्फ यही पास पेपर हर सब्जेक्ट के करने हैं। इससे पिछले पास पेपर प्रैक्टिस के लिए तो बेहतर हैं, लेकिन फ़ायदेमंद आपको नहीं होंगे। आप अक्सर सवाल प्रैक्टिस करते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एफ का सवाल प्रैक्टिस करते हैं, वो शहजाद टेक्सटाइल मिल्स वाला, जो कि बड़ा अच्छा लगता है कि हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया है, हमें एंट्रीज पास करनी आ गई हैं। वो 2016 का सवाल है, पास पेपर का 20 नंबर का आया हुआ है, और आप जाके पिछली टाइम का सवाल देखें एफएआर का, वो होता नहीं है आपसे, वो भी IAS 16 है। द थिंग इज़ डैट कि आई कैप का टेस्टिंग लेवल चेंज हो गया हुआ है, उसका वे ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो चेंज हो गया हुआ है। तो रेदर देन हम 2018 का सवाल करें कि जी हमें सवाल आता है, इससे बेहतर है हम वो सवाल करेंगे जिसके आने के चांसेस पेपर में ज़्यादा है। तो आपके लिए जो बेंचमार्क क्वेश्चन है वो स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 26 तक के हैं, और जो इससे अगले वीक के सेशंस हैं वो सारे पास पेपर हैं जो मैं आपको खुद करवाऊंगा। इवन ड्राफ्टिंग के कैसे करने हैं और कैसे आपने नहीं करने, हर सब्जेक्ट में राइट नाउ। अगर किसी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग विद बी लॉ, यू आर गोइंग विद FAR, यू आर गोइंग विद CR, तो ये पास पेपर आपके लिए बेंचमार्क है, ये सबके होने चाहिए। इनमें से कोई एक पास पेपर भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर योर पेपर राइट नाउ। अगर हम देखते हैं तो ऑन एवरेज अगर देखें तो स्प्रिंग 2022 में सेल्स टैक्स में से 8 नंबर के न्यूमेरिकल आए थे, और थ्योरी जो है वो आपकी 17 मार्क्स की आई थी। टोटल कितने का आया? 25 का। फिर 15 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी, 19 का न्यूमेरिकल, 9 की थ्योरी, 17 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी, 16 का न्यूमेरिकल, 14 की थ्योरी आई। फिर 20 का न्यूमेरिकल, 9 नंबर की थ्योरी, 29 नंबर की, 15 का न्यूमेरिकल, 9 की थ्योरी, 25 में 17 का न्यूमेरिकल और 5 की थ्योरी आई थी। अभी रिसेंट भी कोई 18 मार्क्स का न्यूमेरिकल था और 7-8 नंबर की थ्योरी थी MCQs डाल के। तो ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 25 से 26 मार्क्स जो हैं वो आपके इस सेल्स टैक्स में से हैं। आपको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50। उस 50 में से अगर आपके 20 से 25 नंबर इसमें से निकल रहे हैं आधे घंटे में, तो मेरे ख्याल से ये नुकसान वाली चीज़ नहीं है। तो आपके लेक्चर्स कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हैं, पास में पेंडिंग है, वट एवर, छोड़ें इसको, आप पिएँ,
2-3 दिन में पेपर आपका यहाँ से निकलना है, पेपर आपका यहाँ से पास होना है। जब हम पेपर तैयार कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक सवाल होता है कि यार न्यूमेरिकल्स बड़े मुश्किल होते हैं, न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं आते। ये पूरे सेल्स टैक्स की मतलब स्प्रिंग 18 से लेके ऑटम 25 तक की ना परफॉर्मेंस है, थ्योरी की भी और न्यूमेरिकल की भी। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और आपके माइंड में होता है कि यार न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं आएंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी तो हम कर लेंगे, लेकिन उल्टा होता है टैक्स में। जिस सवाल में स्प्रिंग 18 के फैज़ एसोसिएट्स में 80% पासिंग मार्क्स थे, उसी स्प्रिंग 18 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 28% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। ये सवाल मैं अभी अब करवाऊंगा, आज के लेक्चर में हम सवाल करेंगे ये वाला। देखें यहाँ पे हादी एसोसिएट है स्प्रिंग 21 का, 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। उसी स्प्रिंग 21 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, उसमें कितने बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं? 13%। उसके बाद स्प्रिंग 22 कास्मी ट्रेडर 66% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। स्प्रिंग 22 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 15% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। ऑटम 25 शम्स एसोसिएट 67% बच्चों ने न्यूमेरिकल्स में पासिंग मार्क्स ले लिए थे। और कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल था? 17 मार्क्स का न्यूमेरिकल था। उसी ऑटम 25 में सिर्फ 25% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके क्या आए हैं, पासिंग मार्क्स आए हैं। उससे ही बुरी परफॉर्मेंस स्प्रिंग 25 बिलाल एंड सन्स 73% बच्चों के न्यूमेरिकल्स में पासिंग मार्क्स हैं। उससे स्प्रिंग 25 में जो ये 2 सवाल आए थे 9 नंबर के, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चे जो हैं पासिंग मार्क्स ले चुके हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। और ये बच्चे थोड़े अपेयर नहीं हुए थे, 8,500 बच्चा अपेयर हुआ टैक्स का इस अटैम्प्ट में। इस अटैम्प्ट में ये स्प्रिंग 22 है, इसमें 9,000 समथिंग बच्चा अपेयर हुआ था। एंड माई स्टूडेंट सिक्योर मेरिट सर्टिफिकेट इन दैट अटैम्प्ट पर्टिकुलरली। तो आप खुद देखें, आपको डे 1 पे बताया जा रहा है कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग एरिया कौन सा? न्यूमेरिकल्स के थ्योरी। तो हमारा इन रिवीजन्स में जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? किसके ऊपर? थ्योरी। और थ्योरी जब हम किताबें पढ़ते हैं हम कहते हैं यार क्या कैसे करेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए फिर मैं आपको अब जो ये वाले नोट्स प्रोवाइड करूँगा ये मिनिमम आपने करने हैं और आपका पेपर पास होगा। थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट का पेपर एक यूनिक पेपर है। आप FAR पढ़ेंगे, सारा पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड है। BLD सारा कौन सा है? थ्योरेटिकल बेस्ड है। ये वाहिद पेपर है जिसमें 60 से 65 नंबर के न्यूमेरिकल हैं और 30 से 35 मार्क्स से क्या मिलनी है आपको? थ्योरी मिलनी है। तो आप थ्योरी करेंगे, न्यूमेरिकल कर पाएंगे। या खाली न्यूमेरिकल की है तब भी उड़ गए हैं, खाली थ्योरी की तब भी क्या होंगे? आप उड़ जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से करना है। अब इसको हमने मार्क्स सिक्योर करने के लिए ना हमने इसको 5 एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। सेल्स टैक्स के डेफिनेशंस हैं, सेल्स टैक्स के प्रोविजन एंड रूल्स हैं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन है, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट्स है। सिर्फ ये 2 चैप्टर्स जिसमें आप ये सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस करते हैं और सेल्स टैक्स के प्रोविजन एंड रूल्स करते हैं, ये सिर्फ 2 चैप्टर कर लें, इससे आपका 100% न्यूमेरिकल जो है वो क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। अब न्यूमेरिकल ऑन एवरेज आपको 16 मार्क्स का मिलता है। इन 2 चैप्टर में से आपको 6 मार्क्स की थ्योरी मिलती है। तो टोटल आप मिनिमम 22 नंबर जो हैं 20 से 22 सिर्फ इन 2 चैप्टर में से जाके अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। अब हम 100 मार्क्स का पेपर करने बैठे हैं, हमें 50 नंबर चाहिए। उस 50 में से भी हम 2 चैप्टर्स पे आ गए हैं जो आपके 20 से 22 नंबर सिक्योर करके देंगे। तो इन 2 चैप्टर्स में कोई चीज़, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है आपने। ये इतना हम स्पेसिफिक हो गए हुए हैं। सिर्फ 2 चैप्टर्स की कहानी है, 2 चैप्टर्स 20 नंबर है। आप लोग CA के स्टूडेंट्स हैं, इवन आप इससे ज़्यादा FSC में पढ़ के बैठे हुए हैं। आप अपना याद करें टाइम जब आप FSC के आखिरी हफ्तों में होते थे तो आप 8-8 घंटे पढ़ते थे, 6-6 किताबें पढ़ते थे और आप लोगों ने 900 प्लस नंबर्स लिए हुए हैं। अब वो 6 किताबें नहीं हैं, अब सिर्फ 2 चैप्टर से बात आ गई हुई है कि यार ये डू एंड डाई हैं, इनमें आपने जान मारे अपना पेपर जो है वो क्या करना है? पास आपने करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और ज़रा एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि सेल्स टैक्स हमारा काम करता कैसे है, उसको हमने यहाँ पर देखना है। तो हम एक सप्लाई चेन जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है पूरा सेल्स टैक्स पढ़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, न्यूमेरिकल्स करते हुए भी, कि ये सारा सेल्स टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग दिस थिंग फॉर मैन्युफैक्चरर। हम इसको पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हम इसको पढ़ रहे हैं इंपोर्टर के लिए। हम लोग कस्टमर हैं। आपने आज सुबह कोई ना कोई चीज़ कंज्यूम की होगी, बिस्किट खाया है, चाय पी है,
या एटलीस्ट सब ने ब्रश तो किया होगा, एज्यूमिंग डैट सब सुबह ब्रश करके आए होंगे, लेकिन कमरे की स्मेल बता रही है कि नहीं किया होगा। तो उस ब्रश के ऊपर जो आपने टूथपेस्ट यूज़ की है उसके ऊपर भी आप लोगों ने टैक्स पे किया है। आपने आते हुए जो बाइक में पेट्रोल डलवाया है टैक्स पे किया है। आपने जो ब्रेकफास्ट कंज्यूम किया है उस पर टैक्स पे किया है। आज आप दिन में जो चीज़ कंज्यूम करेंगे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। आप ये बिजली कंज्यूम कर रहे हैं इस पर टैक्स पे होगा। तो ये टैक्स हम कैसे पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हमसे किस तरह से टैक्स लेके जा रही है, उसको हमने क्या करना है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होता है। तो हम कंज्यूमर हैं, जो चीज़ क्या कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये सेल्स टैक्स कंज्यूमर के लिए नहीं पढ़ रहे, जो इससे पहले वाले लोग हैं हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये सारे का सारा सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं। हम इसको पढ़ रहे हैं दुकानदार के लिए। इसलिए आप कोई भी सवाल पढ़ेंगे वो सवाल होगा फॉर मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर, उसके लिए होगा। हम इसको पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए, हम इसको पढ़ रहे हैं इम्पोर्टर के लिए, तो उनके लिए टैक्स सारा पढ़ा जा रहा है। तो आपने इस पूरे टैक्स को पढ़ते हुए आपने ये चीज़ कभी भी एज्यूम नहीं करनी कि ये हमारे लिए पढ़ा जा रहा है। ये किसके लिए है, दुकानदार के लिए। बिकॉज आपके सवाल की रिक्वायरमेंट यही होती है कि XYZ इज़ अ मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर कम होलसेलर। वो आपको ये चीज़ गिवन करता है और आपने फिर उसी चीज़ से सोचना है, क्योंकि आगे जाके हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है सप्लाई की। वो सप्लाई की डेफिनेशन की सारी बेस ही इस चीज़ पे खड़ी हुई है। तो आप इस पूरे सेल्स टैक्स में एंड कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब देखें, आप दुकानदार को देखें कि आप फॉर एग्जांपल आज केक्स एंड बेक्स पे जाते हैं, आप वहाँ से जाके एक पेस्ट्री लेते हैं, 110 रुपये की पेस्ट्री है। अब दुकानदार जब आपको 110 रुपये की पेस्ट्री बेचता है, अगर आप उसको 110 रुपीज़ देते हैं, सर नहीं हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा दें, किस चीज़ के, सेल्स टैक्स के। इसका मतलब जो दुकानदार आपसे टैक्स वसूल कर रहा है वो हम क्या कहेंगे, दुकानदार के लिए क्या होता है, आउटपुट टैक्स। क्या होता है, आउटपुट टैक्स। अब दुकानदार जो केक्स एंड बेक्स वाला है वो पेस्ट्री कहीं से ख़रीद के लाया होगा। चलें उसने अगर पेस्ट्री नहीं ख़रीदी तो बनाई होगी, बनाने के लिए रॉ मटेरियल उसने परचेज़ किया होगा, उसके ऊपर उसका टैक्स पे किया होगा। तो जो आपने पे किया होता है वो क्या है, आपका इनपुट टैक्स है। तो रिमेंबर, आउटपुट टैक्स क्या होगा, हमेशा जो आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वसूल किया है। इनपुट टैक्स क्या होगा, जब आपने वो गुड्स खरीदी हैं, आपने पे किया है, उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स कहेंगे। सवाल ये है गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा। आप तो आज गए थे केक्स एंड बेक्स पे, पेस्ट्री आपने आज ली है, टैक्स क्या आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, टैक्स कौन पे करेगा गवर्नमेंट को, वो केक्स एंड बेक्स वाले। वो जो उन्होंने आपसे टैक्स वसूल किया होगा उसको वो क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। जो उन्होंने टैक्स पे किया होगा उन गुड्स के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए, उसको वो क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स। तो ये लोग करते क्या हैं, आपसे आउटपुट टैक्स लिया 2000 रुपये का, कितना पे किया हुआ था पहले गवर्नमेंट को, 1200 रुपये का। उस 2000 से 1200 एडजस्ट करेंगे, रिमेनिंग जो है वो क्या करेंगे, FBR को पे कर देंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। बिकॉज हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स की जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी हमेशा वो होगी कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हम सारा कुछ इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है और किस तरह से हमारी कैलकुलेट होगी। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है, जो आपने रिसीव किया इसमें से आप लेस करवाएंगे अपना इनपुट टैक्स जो आपने क्या किया था, पे किया था। रिमेनिंग जो होगा वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। ये आपके लिए क्या कहलाएगा, ये आपके लिए सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहला रहा होगा। हमने अब सारी कहानी इसके ज़रिए ही लेके चलनी है। पेपर में वो आपसे डिफ़ाइन आउटपुट टैक्स नहीं पूछेगा, पेपर में वो आपसे डिफ़ाइन इनपुट टैक्स नहीं पूछेगा, पेपर में वो आपसे आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन पूछेगा, पेपर में वो आपसे इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन पूछेगा, पेपर में वो आपसे सेल्स टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन जो है वो पूछ रहा होगा। तो हमने इनकी कैलकुलेशंस के ऊपर आना है और हमने इसको यहाँ पे लेके चलना है। अब ये पूरी सेल्स टैक्स है ना, हमारा पूरा सेल्स टैक्स, इसकी दो दुनिया है। हमने इस पूरे सेल्स टैक्स को दो वर्ल्ड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक वो दुनिया है जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल की दुनिया, और एक हमारे पास कौन सी है, एग्जेम्प्ट की दुनिया। एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब, एग्जेम्प्ट का मतलब ही वो है कि वो चीज़ें जिनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता।
आप आज जाएं मार्केट में जाएं, आप 1 किलो आलू ख़रीदेंगे तो उस आलू की अगर कीमत 40 रुपये किलो है, आप 40 रुपये ही दे के आएंगे, आप एक्स्ट्रा 1 रुपया देंगे। क्यों? वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ईद पे अगर आप लोगों ने बकरे ख़रीदे हैं, अगर लाख रुपए का बकरा तो आपने लाख ही पे किया है, उसके ऊपर आपने 18,000 का GST पे नहीं किया। क्यों? एग्जेम्प्ट है वो। आप ये बुक्स ख़रीद के आए हैं, दुकानदार ने जब आपको बुक्स बेची हैं उसने कोई GST नहीं लिया। आपको पेन बेचा है, कोई GST नहीं लिया। आपको नोटबुक दी है, कोई GST नहीं लिया। आप ये क्या कहते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल आप ख़रीदते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, कोई टैक्स नहीं होता। तो हमने बाइफिकेशन की है, यहाँ तो गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, यहाँ तो गुड्स क्या है, टैक्सेबल है। अब एग्जेम्प्ट में कौन से आएंगी? दूध एग्जेम्प्ट है, सब्ज़ियाँ एग्जेम्प्ट हैं, दवाइयों पे मोस्टली सेल्स टैक्स नहीं है, बुक्स वगैरह क्या है, ये एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करते। हमें ये पता होना चाहिए, बिकॉज हमारे न्यूमेरिकल्स में जब हमने सॉल्व करना है तो उसने हमें गिवन करना है कि एग्जेम्प्ट का ट्रीटमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, हमने टैक्सेबल का ट्रीटमेंट जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और टैक्सेबल गुड्स कौन से हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना है? मोबाइल फ़ोन, PTA प्रूफ हम कराते नहीं हैं, सबके पास जेबी होते हैं, और कहते नहीं हमारे पास आईफोन है, क्योंकि PTA प्रूफ अफोर्ड नहीं कर सकते, टैक्स बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, AC, ये बल्ब हो गया, पंखे हो गए, लग्जरी आइटम, जनरल गुड्स, पेट्रोल, कंज्यूमेबल्स, ये सारा कुछ जो है इनके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल गुड्स। तो जब भी हम टैक्स की बात करेंगे जी, किसी चीज़ पे सेल टैक्स लगाना है, एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? अगर एग्जेम्प्ट है, कहानी ख़त्म। अगर टैक्सेबल है तो फिर क्या होगी, हमारी कहानी जो है वो आगे चलेगी। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। हमारे न्यूमेरिकल्स में शुरुआत यहाँ से होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे ज़रा हमें छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स को समझते हैं, बिकॉज मैंने आपको साथ साथ न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट भी समझाना है। आज के दिन तो नहीं, कल का लेक्चर का स्टार्ट ही जो होगा वो हम न्यूमेरिकल का फॉर्मेट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और थ्योरी हम अगर साथ साथ करेंगे समझ के, फिर ही हमारे लिए आसानी होगी। अब हमारे पास यहाँ तो गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, यहाँ गुड्स हमारे पास कौन सी हैं, टैक्सेबल है। और जब टैक्सेबल गुड्स में भी आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले किसकी बात होगी, नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है कि हम इन्हें ख़रीदेंगे या हम इन्हें बेचेंगे, हम इनके ऊपर टैक्स कितना पे करेंगे, 18%। कितना? 18%। अगर आप सुबह आपने चाय की पत्ती ली है, टैक्स आपने कितना पे किया है, 18%। आप बिस्किट खरीदेंगे, टैक्स कितना पे करेंगे, 18%। आप स्टिंग लेंगे, टैक्स कितना पे करेंगे, 18%। ये नॉर्मल गुड्स हैं। इनको ख़रीदते हुए भी टैक्स 18% है, इनको बेचते हुए टैक्स भी क्या है, 18%। अब देखें, फॉर एग्जांपल दुकानदार नॉर्मल गुड्स में डील कर रहा है, उसने अगर 10 लाख की गुड्स खरीदी हैं, सॉरी 10 लाख की गुड्स बेची हैं, 18% के हिसाब से जो उसने टैक्स वसूल किया होगा 1,80,000, वो इसका क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। तो हम लिख देंगे कि जी इस दुकानदार का जो आउटपुट टैक्स आया वो कितना आया, 1,80,000। अब जो इसने सामान 10 लाख रुपए का बेचा है वो इसने कितने का लिया, फॉर एग्जांपल इसने लिया 5 लाख का। तो 5 लाख का जब ये सामान लेके आया तो उस 5 लाख के ऊपर इसने टैक्स कितना पे किया होगा, 90,000। तो इसका टैक्स कितना हुआ, 90,000। आउटपुट कितना लिया, 1,80। इस 1,80 में से अपना 90 ये एडजस्ट करेगा, रिमेनिंग क्या कर देगा, ये बंदा गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये इसकी क्या कहलाएगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। तो नॉर्मल हमारा टैक्स जो है वो इस तरह से चलता है नॉर्मल गुड्स पे। यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा जो मैं लिखूँगा, बिकॉज अब हमारी सारी बातों में यही वर्ड इस्तेमाल होगा, क्लेम। ये जो इनपुट टैक्स मैंने आउटपुट टैक्स लिखा था, इस आउटपुट टैक्स में से जो ये इनपुट टैक्स एडजस्ट करके रिमेनिंग चीज़ पे की है, इस एडजस्टमेंट को हम क्या वर्ड कहते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करना। क्या, इनपुट टैक्स क्लेम करना। अगर आप सबके पास बुक्स मौजूद हैं तो बुक्स के एंड के ऊपर एक मॉडल पेपर गिवन होगा। उस मॉडल पेपर में अगर आप जाके सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल की हेडिंग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, उस पर एक वर्ड ये भी होगा कि कितना इनपुट टैक्स क्लेम किया, ये बताएं। तो क्लेम का मतलब क्या होता है कि आउटपुट टैक्स में से अपना इनपुट टैक्स को एडजस्ट कर लेना। इस अमल को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स हमने क्या कर लिया है, क्लेम कर लिया है। क्या कहते हैं, क्लेम। अब पूरे टैक्स में मैं कहीं पे भी क्लेम का वर्ड बोलूँगा तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि जो भी XYZ आउटपुट टैक्स था उसमें से हमने क्या किया है, इनपुट टैक्स अपना एडजस्ट कर लिया है।
सेकंड, हमारे पास जो गुड्स के टाइप्स होती हैं वो है ज़ीरो रेटेड गुड्स। कौन सी? ज़ीरो रेटेड गुड्स। एक चीज़ याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, पूरे सेल्स टैक्स में रिफ़ंड जो होता है वो हमेशा ज़ीरो रेटेड गुड्स पे ही मिलता है, इसके अलावा कभी भी कहीं पे भी रिफ़ंड नहीं है। नो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो रेटिंग? आप लोग ये पीआरसी में पढ़ के आते हैं, यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट्स पढ़ रहे होते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़ीरो रेटिंग इसलिए करती है ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। ये आप लोग रट्टे मारे होते हैं पीआरसी में। फिर जब टैक्स में आते हैं, चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं, वहाँ भी आप नॉन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ते हैं, टू एक्सपोर्ट गुड्स हम क्या करते हैं? ज़ीरो रेटिंग करते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो रेटिंग? कि हम टैक्स तो ले रहे हैं किसके ऊपर? 0% के ऊपर। मतलब आउटपुट टैक्स अब हम ले रहे हैं किस रेट के ऊपर? 0% के ऊपर। आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, कैलकुलेटर पे लिखे 5 लाख। देखिए 5 लाख मल्टीप्लाई करें 0% से, क्या आता है आंसर? 0। 0 आया। आप ये नहीं कह सकते कि जवाब कुछ भी नहीं है, वो उससे कैलकुलेटर निकला अभी तक, 0 आता है आंसर। आपका आंसर क्या आएगा? 0 रुपीज़ आएगा। तो ज़ीरो रेटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? आपका टैक्स रेट क्या है? ज़ीरो रेटेड है। अब देखिएगा, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। आपने 2 मिलियन का सामान ख़रीदा, 18% के हिसाब से टैक्स पे किया। आप इनपुट टैक्स कितना पे करके आए थे? 3,60,000। ये आपकी जेब में से गया है, या आपने क्या किया है? पे किया है। अब आप इसको बेचते हैं, आपका टैक्स लगता है 0% के ऊपर। तो कितना टैक्स लिया आपने? 0 रुपीज़। तो कैलकुलेटर पे अगर आप 0 - 360 करें, आंसर क्या आएगा? -360। और नेगेटिव का मतलब होता है कि अब हमने ये चीज़ क्या लेनी है? वापस लेनी है। तो ये 360 क्या हो जाएगा? मेरा रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको कैश की फॉर्म में ये पैसे वापस करेगी। क्या करेगी? कैश की फॉर्म में आपको ये पैसे वापस किए जाएंगे पूरे के पूरे। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क था? इसमें हम एडजस्ट कर रहे थे, 180 लिया, 90 रखा, रिमेनिंग पे करो। इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें जो पे किया है हमें सारा क्या करना है? आपने वापस करना है। क्योंकि इसके आगे जाके एडजस्टमेंट के रूल्स हैं, कितना करना है, कितना नहीं करना, लिमिटेशन क्या है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं होती। जितना भी बनेगा सारा क्या करना है? आपने गवर्नमेंट से वापस लेना है। तो सबसे बड़ा फीचर क्या है? रिफ़ंड। तो अपने नोट्स पे ना एक जगह पे लाइन लिख के हाईलाइट कर लो, रिफ़ंड इज़ इक्वल टू ज़ीरो रेटेड। रिफ़ंड इज़ इक्वल टू ज़ीरो रेटेड। क्यों? बिकॉज हमारे पास पेपर का बड़ा ही फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। कभी आप जाके उसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें, और वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन भी ये है। वो कहता है कि अगर आपने इनपुट टैक्स, ये वाला इनपुट टैक्स ज़्यादा पे कर दिया आउटपुट टैक्स से, तो क्या रिफ़ंड मिलेगा? देखिएगा ज़रा, अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया 2 लाख रुपए का और आपका आउटपुट टैक्स कितना आया है? 180 का, तो 180 से अगर 2 लाख लेस करवाएं तो क्या हमें रिफ़ंड मिलेगा 20,000? द आंसर इज़ नो। आपने, ये सबसे फेमस सवाल है एग्जामिनर का, और ये सबसे गलत सवाल भी यही है। इसका जवाब होगा नो, बिकॉज रिफ़ंड हमेशा कब मिलेगा? जब आपकी सेल्स क्या होंगी? ज़ीरो रेटेड होगी। इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और ये वो कंफ्यूज करता है, और बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिफ़ंड है या नहीं। रिफ़ंड हमेशा तब है जब आपकी सेल्स क्या हैं? ज़ीरो रेटेड कंसीडर हो रही होंगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने 10 लाख की सेल्स की हैं, परचेज़ आपने की थी 5 लाख की, नॉर्मल टैक्स पे किया था, सारा क्या आ गया? आपका रिफ़ंड आ गया। अब आपने सेल्स भी की हैं ज़ीरो रेटेड गुड्स, परचेज़ भी क्या की थी? ज़ीरो रेटेड। तो कुछ पे किया? नहीं। कुछ मिला? नहीं। तो गवर्नमेंट को भी कोई चीज़ पे नहीं होगी। उसके अलावा आप जो सामान खरीद के लेके आए थे वो कौन सा था? आपका ज़ीरो रेटेड। 0 रुपीज़ पे की हैं। बेचा कितना टैक्स लिया? 90। तो वो सारा क्या करेंगे? आप गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। इसका मतलब रिफ़ंड के लिए सेल्स का ज़ीरो रेटेड होना लाजमी है। जब आपकी सेल्स ज़ीरो रेटेड होंगी फिर ही क्या मिलेगा आपको? रिफ़ंड जो है वो मिल रहा होगा। गवर्नमेंट देती है, वापस देगा। कैसे देगा अभी पढ़ते हैं 2 मिनट में। उसके बाद है हमारे पास कि एग्जेम्प्ट गुड्स में क्या है। एग्जेम्प्ट गुड्स में
कभी भी कोई चीज़ एडजस्ट नहीं होती बिकॉज टैक्स ही नहीं है। नॉर्मल गुड्स में इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिलेगी, और जो होगा हमारे पास गुड्स जरूर रिड्यूस पे हमें क्या मिलेगा, रिफ़ंड मिलेगा। तो ये टेबल याद रखना आपने याद कि नॉर्मल 18% क्या मिलेगा, टैक्स की एडजस्टमेंट, जो जीरो रिटर्न्स पे क्या मिलेगा, हमें रिफ़ंड मिलेगा, और एग्जाम्ड गुड्स पे हमारा टैक्स जो है वो सारा क्या होता है, वेस्ट हो रहा होता है। तो दो दुनिया थी, एक एग्जाम्ड की थी, एक हमारे पास क्या थी, टैक्सेबल की थी। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं और वाइंड अप करते हैं कि एग्जाम्ड चीज़ें कौन सी हैं। ये टेबल है, इस टेबल में 3-4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बिकॉज न्यूमेरिकल में डाल देता है वो, और न्यूमेरिकल आजकल जितने मुश्किल हो गए हुए हैं, एक आधा पॉइंट डालेगा। तो बताता हूँ कौन से पॉइंट आपने याद रखने हैं एग्जाम्ड के लिए। पहली बात है, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को एग्जाम्ड कर सकती है। एक SRO दिन है कि चीज़ एग्जाम्ड है, एग्जाम्ड होगी। मतलब कल को शहबाज शरीफ के दिल में रहम आ जाए, सुबह उठे रात को ख्वाब आए और ख्वाब में इसको दोज़ख का अज़ाब दिखाई दे जाए, सुबह उठे कह जी मैंने पेट्रोल को एग्जाम्ड कर दिया, हो जाएगा एग्जाम्ड। अभी जो हम पेट्रोल के ऊपर 200 रुपये लीटर पे कर रहे हैं, टैक्सेस और लेवी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है, वो किसी भी चीज़ को एग्जाम्ड कर सकती है, वो किसी भी क्या कर सकती है, टैक्सेबल कर सकती है। एक ऐसा इशू करेंगे, वो चीज़ क्या हो जाएगी, एग्जाम्ड। यहाँ आप किस में डाल देंगे, 6 स्केड्यूल में। अब जो इसमें चीज़ें आती हैं ये एग्जाम्ड है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगना। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो याद करने वाली बताता हूँ, वो कौन से 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला है लोकल सप्लाई ऑफ लाइव एनिमल्स एंड लाइव पोल्ट्री। आप जाके चिकन ले लें बाहर से, जितने का 700 रुपये किलो है, आप 700 ही पे करेंगे, एग्जाम्ड है, टैक्स पे नहीं करेंगे। आप जाके गाय का गोश्त ले लें, बकरे का गोश्त ले लें, जो बाहर मिल रहा है वो क्या है, एग्जाम्ड है, टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन वही चिकन जो है, जो KNN से वो भी दे रहे हैं, बट वो बेच रहा है फ्रोज़न फॉर्म में, उसके ऊपर टैक्स होगा। तो जो लाइव एनिमल्स हैं या लाइव पोल्ट्री है, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। आपका कारोबार है, कुत्ते बेचते हैं और बड़ा अच्छा कारोबार है, एक हंस के 4.5 लाख का बिक रहा होता है, तो एग्जाम्ड है। आपका बर्ड हाउस है, तोते बेच रहे हैं, एग्जाम्ड है। तो लाइव एनिमल्स में डील कर रहे हैं, इसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स नहीं चार्ज होता। तो ये जो गोट फार्म्स बने होते हैं, काफ फार्म्स बने होते हैं, कैटल फार्म्स बने होते हैं, जो इतना लाखों का कारोबार करते हैं, ईद पे दिहाड़ियाँ लगाते हैं अच्छी खासी, इनकी सारी इनकम के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता बिकॉज वो कौन सी होती है, एग्जाम्ड होती है। उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चर। ज़रिए अजनास जो रॉ फॉर्म में है वो एग्जाम्ड है, उन पर कोई प्रोसेस हो गया वो टैक्सेबल है। आप गंदम उगाते हैं, गंदम को बेच दें, आप कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, एग्जाम्ड है। वही गंदम मिल में गई, आटा बन गया, तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। चावल हो गए, मुझे बेच दी, एग्जाम्ड है। वही चावल मिल में गए, पॉलिश हो गए, क्या हो गए, टैक्सेबल। आलू बेच रहे हैं, एग्जाम्ड है। वही आलू जाते हैं मानो सलवा के पास, वो उनको काट के पैक करता है और वो बेचता है, जी ये हमारी फ्रोज़न फ्राइज़ हैं, वो टैक्सेबल हो जाती हैं। यही आप पालक ख़रीदते हैं जाके बाज़ार से, एग्जाम्ड है। वही पालक मिचल्स वाले जो हैं कैंड करके बेच रहे हैं, टैक्सेबल है। आप जाके पाइनएप्पल ख़रीद लें रॉ फॉर्म में, एग्जाम्ड है। वही पाइनएप्पल कैंड मिलता है, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो सब्जियां जितनी भी रॉ फॉर्म में, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ फॉर्म में होंगे, वो क्या होंगे, आपके एग्जाम्ड होंगे। उसके बाद इस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है, गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और प्रिविलेज्ड पर्सन। बिकॉज यहाँ पे वर्ड है हाईलाइट करने वाला, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब है कि ये लोग अपने लिए गुड्स मंगवा रहे हैं बाहर से, कौन, डिप्लोमेट्स, सफारतकार, इनका अमला या प्रिविलेज्ड पर्सन। यू ऑल नो कि पाकिस्तान में प्रिविलेज्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। अगर ये अपने लिए कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, वो एग्जाम्ड है। आप कोई चीज़ इंपोर्ट करके दिखाएं मुझे, पहले कस्टम के पास होगी, आप उसका टैक्स पे करेंगे, फिर ही आपको क्लियर कीजिए कि वो टैक्स आपको चीज़ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद होली कुरान हो गया या दीगर जो रिलीजियस बुक्स हो गई हैं, चाहे वो PDF की फॉर्म में है, चाहे वो ऑडियो कैसेट्स फॉर्म में है, चाहे वो पब्लिश फॉर्म में, उनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके बाद है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान विच आर सब्सिक्वेंटली इंपोर्टेड इन पाकिस्तान विद इन 1 ईयर। आपने गुड्स बनाई, गुड्स बना के आपने एक्सपोर्ट कर दी और वो 1 साल में वापस आ गई हैं, रिफ़ंड हो सकता है, गुड्स रिटर्न हो गई हैं, डिफेक्टिव सी, वट जो भी केस था, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी एग्जाम्ड ट्रीट होंगी। उसके बाद है गुड्स को टेम्परेली आप इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपने अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ही करने, ये भी आपकी एग्जाम्ड होती हैं। फिर लोकल सप्लाई ऑफ ब्रेड, नान एंड चपाती, ये सारी एग्जाम्ड है। आप पराठा खाने जाके सुबह कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन एक पराठा मिलता है डॉन का भी, आप कभी जाके वो लेंगे, उस पर टैक्स चार्ज होगा।
रोटियां तंदूर से लेंगे एग्जेम्प्ट है, लेकिन रोटियां मिलती हैं डॉन की भी, बनिस की भी मिलती हैं, वो सारी क्या हैं, एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल हैं, लोकल एग्जेम्प्ट है आपकी। फर्टिलाइज़र्स वगैरह हो गए। फिर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड। ये वाला पॉइंट आज तक पिछले 2009 से लेके 2026 तक किसी भी पास पेपर में नहीं आया। तो जो चीज़ नहीं आती वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट। ये हम बात कर रहे हैं यूज्ड एसेट्स की। लिख लें समझने के लिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें कि अपने इस्तेमाल शुदा एसेट्स बेचोगे तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। अब आप इस चीज़ को समझें, फॉर एग्जांपल ये एसी लगा हुआ है डॉलर्स का, और एक डॉलर्स का आउटलेट है जो डॉलर्स का सामान बेच रहा है। अगर वो चीज़ बेच रहे हैं तो वो सेल कर रहे हैं, नई चीज़ बेच रहे हैं, वो टैक्स लेंगे। अब यही डॉलर्स के एसी कौन लेके आया है, SBI वाले, इन्होंने लगाया हुआ है, या इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ये डेप्रिशिएट भी कर रहे होंगे, ये इनका अपना एसेट्स है। अगर ये इस एसी को बेचेंगे ये टैक्स नहीं ले सकते। टोयोटा वाले गाड़ियां बना के बेच रहे हैं, वो टैक्स लेते हैं। जब भी गाड़ी सेल करते हैं PO बना के देंगे, वो आपसे 18% का GST या 25 का GST चार्ज कर रहे होंगे। वही गाड़ी मैंने ख़रीद ली है, मैं गाड़ी इस्तेमाल करूँ, अब जाके मैं गाड़ी बेचूँगा तो मैं किसी से वो गाड़ी के ऊपर टैक्स जो है वो नहीं ले सकता। तो याद रखिएगा कि जो आपके अपने यूज्ड एसेट हैं, जो आपके अपने यूज्ड एसेट्स हैं, आप इनको बेचेंगे, इनके ऊपर आप टैक्स नहीं ले सकते। इस पे पर्टिकुलरली बात होगी गाड़ी की, फर्नीचर की, AC की, TV की, फ्रिज की, उसकी बात होगी। जैसे फॉर एग्जांपल TV ख़रीद के ले गया दुकानदार से, अब दुकानदार के लिए TV क्या है, इन्वेंट्री है, वो इसको बेच रहा है, वो इसको सेल करेगा, उसकी सेल्स का पार्ट बनेगी, जितने की ली है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, तो वो इसके ऊपर टैक्स सारा कुछ कैलकुलेट करेगा। लेकिन SBI की इन्वेंट्री क्या है, आप लोग, आपको थोड़ी बेच सकते हैं हम लोग। तो अगर SBI इसको इस्तेमाल करा TV को, ये अगर 5 साल बाद बेचता है तो ये इसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकते कभी भी, बिकॉज इनका क्या था, ये यूज्ड एसेट था। ये वाला पॉइंट आज तक पेपर में नहीं आया। आज तक पेपर में जहाँ पे भी एसेट्स का जिक्र आया है वो यही है कि आपने एक नई मशीन ले ली है, दैट्स इट। मशीन बेचना कभी भी आज तक किसी भी पास पेपर में नहीं आया, इसलिए इसको हाईलाइट रखिएगा और इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि अगर वो पेपर में गिवन कर दे कि आपने अपना AC बेच दी है, आपने अपनी मशीन बेच दी है, आपने अपनी फ्रिज बेच दी है, आपने अपनी गाड़ी बेच दी है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब वो पॉइंट ये किस तरह पूछेगा, जिस तरह है ना आपका सवाल पास पेपर में कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, वो उस तरह का सवाल बना के पूछ देगा कि जी आपका अकाउंटेंट था, उसने BCom किया हुआ था, उसके पास हमने कहा जो चीज़ बिके उस पर सेल टैक्स चार्ज कर दो, तो हमने एक मशीन, हमने एक फ्रिज बेच दी, उस पर इतना टैक्स लिया, उसने चार्ज कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मशीन या वो फ्रिज या वो AC या वो गाड़ी वो आपका अपना एसेट था, आप उसको बेचेंगे, वो सेल्स का पार्ट नहीं बनेगा, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अटैम्प्ट के लिए। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी बाय रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर, जो आपके रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर अंडर स्कीम है वो कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एग्जेम्प्ट है। उसके बाद स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग लोकल मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप, कंप्यूटर, या पाकिस्तान में जितने भी ये कंप्यूटर्स बन रहे हैं, लैपटॉप्स बन रहे हैं, उनके लिए कोई पार्ट इंपोर्ट होते हैं असेंबलिंग के लिए, वो सारे क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। तो आपके लिए सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स सुपर इंपॉर्टेंट है, गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स सुपर इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला पॉइंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट मटेरियल्स इंपोर्टेड फॉर यूज़ इन EPZ। ये सवाल का ये वाला पॉइंट इससे मिलता जुलता आया हुआ है, उसमें आपका क्वेश्चन है स्प्रिंग 23 का मेरे ख्याल से, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, हाँ उसमें पॉइंट आया हुआ है। तो रिमेंबर EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जैसे सियालकोट में, गवादर वगैरह, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, उसके लिए आप कोई मशीन इंपोर्ट करते हैं या कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स EPZ, ये 2 पॉइंट, तीसरा है गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेपर में बता देता है कि यार ये चीज़ एग्जेम्प्ट है, लेकिन इन पे वो एग्जेम्प्ट नहीं बताएगा, ख़ासतौर पर इस वाले पॉइंट पे और मशीनरी वाले पॉइंट पे वो एग्जेम्प्ट नहीं बताएगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं, इनके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। गॉट इट। अब एग्जेम्प्ट की दुनिया ख़त्म, आपका सारे का सारा एग्जेम्प्ट यही है।
इसके बाद कोई चीज़ आपकी एग्जाम्प्ट नहीं है, किसी किस्म की भी चीज़ आपकी एग्जाम्प्ट नहीं है, ख़त्म। अब असल कहानी है कि चीज़ टैक्सेबल कब होगी, किसके ऊपर हम कितना टैक्स लगाएंगे। असल कहानी यहाँ पे जब टैक्सेबल की बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल गुड्स हैं, हमारे पास गुड्स कौन से हैं, ज़ीरो रेटेड हैं, हमारे पास गुड्स हैं थर्ड स्केजुअल की 1, 2, 3, ये सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद 8 स्केजुअल, 9 स्केजुअल एंड कैपेसिटी टैक्स, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनका सिर्फ नाम ही है। इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, इसकी कैलकुलेशंस हैं और इसकी कैलकुलेशन, बाकी 3 चीज़ें जो हैं उनकी हमारे में कैलकुलेशंस नहीं है। 8 स्केजुअल का मतलब है कि वो गुड्स जिन पे हम टैक्स चार्ज करते हैं लेस दैन 25%, जैसे ये बटर हो गया, चीज़ हो गई, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, गोल्ड के आर्टिकल्स हो गए, इस पे आते हैं। 9 स्केजुअल में आपके मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, सिमें आ रही होती हैं, और कैपेसिटी टैक्स में ये बड़े बड़े प्लांट, शुगर मैन्युफैक्चरर्स के ये आ रहे होते हैं। तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 3 हमारे सिलेबस का पार्ट है जिनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसमें से भी स्पेसिफिकली हम किसकी बात करेंगे, फॉर ज़ीरो रेटेड। व्हाट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, रिफ़ंड। अब रिफ़ंड किस पे मिलेगा वो ज़रा हमने यहाँ पे चीज़ देखनी है, और ये सबसे फेमस एक थ्योरेटिकल सवाल 2 से 3 नंबर का भी आता है। रिमेंबर, एक असूल है, ऑल एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड। पाकिस्तान से कोई चीज़ उठा के बाहर भेज दी, वो क्या होगी आपकी, ज़ीरो रेटेड। टैक्स कितना लगाएंगे, 0% लगाएंगे। ये सबसे बड़ा हमारा असूल है। आपने जैसे ताज कंपनी है, दे आर पब्लिशिंग कुरान मजीद, ठीक है, पब्लिश किया, वो लोकल पाकिस्तान में सेल होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एग्जाम्प्ट है। बट वही कुरान मजीद जो है वो अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो रेटेड। तो हर चीज़ जो एक्सपोर्ट होगी वो आपकी क्या है, ज़ीरो रेटेड है। इसके अलावा कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनको हमने 5th स्केजुअल में मेंशन किया है, वो भी हमारी क्या होती हैं, ज़ीरो रेटेड ट्रीट होती हैं। अब पेपर में ये सवाल नहीं है, पेपर में सवाल है कि बताएं वो कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जो ज़ीरो रेटेड नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन कि बताएं वो कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जो आपकी ज़ीरो रेटेड नहीं है। ये आपने याद रखना है। रिमेंबर, 3 बातें हैं, गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, कि आपने सामान रखा हुआ है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं करते, तो इसके ऊपर आप 0% चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद है गुड्स एक्सपोर्ट बट री इम्पोर्टेड, अब अभी सामान भेजते हैं, रिफ़ंड लिया, फिर वापस लेके आ गए, तो ये भी आपकी ट्रीट नहीं होंगी। उसके बाद है एक्सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना, इवन बाय लैंड रूट्स ऑल्सो, तो इनके ऊपर कभी भी हम 0% चार्ज नहीं करेंगे। ये आपकी गुड्स ज़ीरो रेटिंग में नहीं आती। एंड दिस इज़ द फेमस क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर कि बताएं नेम द गुड्स विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ ज़ीरो रेटिंग। तो 3 बातें, गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, गुड्स एक्सपोर्ट बट री इम्पोर्टेड, एंड गुड्स एक्सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान, ईरान एंड चाइना। इनको एक्सपोर्ट करोगे तो ये गुड्स आपकी ज़ीरो रेटेड नहीं है, इनके अलावा सारी क्या होंगी, आपकी ज़ीरो रेटेड होंगी। ये सबसे फेमस सवाल है। अब आपको इस सवाल 3 नंबर का आता है या 4 नंबर का आता है, सिर्फ ये 3 वर्ड्स लिख सकते हो, जस्ट ये गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, टू बी री इम्पोर्टेड या एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान, ईरान, चाइना। ये सिर्फ 3 लाइनें, जस्ट ये 3 लाइनें आपने लिखनी है और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ द फेमस क्वेश्चन पास्ट पेपर का। उसके बाद है ये एक्सपोर्ट्स के अलावा और कौन कौन सी गुड्स जो हैं वो आपके इसमें शामिल होती हैं, तो इसमें भी 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5th स्केजुअल है। इससे पहले हमने पढ़ा 6th स्केजुअल, वहाँ पे था इंपोर्ट बाय डिप्लोमेट्स, कि वो खुद मंगवाएंगे तो वो एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे है सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन एंड प्रिविलेज पर्सन। मेरी एक इंडस्ट्री है, मैं बैग्स बेच रहा हूँ बना के, आप लोगों को बैग बेचूंगा, मैं टैक्स लूँगा 18%। मेरे पास एक डिप्लोमेट आता है, मैं उसको बैग बेचता हूँ, तो मैं टैक्स उससे कितना लूँगा, 0% पे, बिकॉज वो यहाँ पे फॉल करता है। एक ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बिल्कुल पढ़ा है पॉइंट नंबर उसमें 6 स्केजुअल में, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स फॉर EPZ। वो इम्पोर्ट था तो हमारे पास क्या था, एग्जाम्प्ट था EPZ के लिए। यहाँ पे है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन EPZ। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, एग्जैक्टली यही पॉइंट है इन
कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर ईपीजी में कोई फैक्ट्री लगी हुई है, आप वहाँ पे रॉ मटेरियल दे रहे हैं, आप वहाँ पे गुड सप्लाई कर रहे हैं फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, या कोई मशीन दे दी है, तो वो क्या होगी, ज़ीरो रेटेड। इवन अगर इसके लिए आपने कोई करियर चार्जेस पे किए हैं टीसीएस के, वो भी किस में ट्रेड हो जाएंगे, आपके ज़ीरो रेटिंग में। इसके लिए अगर आपने कोई पैकिंग इस्तेमाल किया है, वो भी कहाँ ट्रेड होगा आपका, ज़ीरो रेटेड में। पॉइंट पेपर में टेस्टेड है। उसके बाद है इंपोर्ट एंड सप्लाईज मेड टू ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ग्वादर से कोई चीज़ मंगवा लो या बेच दो, व्हीकल्स के अलावा वो सारी क्या होती हैं आपकी, ज़ीरो रेटेड है। फिर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल अंडर स्कीम, ये भी ज़ीरो रेटेड है। फिर ये वाला पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, 2016 में, 2021 में और रिसेंट 25 में, ये स्प्रिंग 25 में पॉइंट ये वाला आया है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अबॉर्ड कन्वेंस प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, आपने फ़्लाइट ली है डोमेस्टिक, लाहौर से उठी है और कराची जा रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर फैसल मूवर जो है वो 4 घंटे की बस के ऊपर पैसेंजर्स को खाने पीने का सामान दे रहे हैं, तो फ़्लाइट वाले नहीं देंगे। अब वो डोमेस्टिक फ़्लाइट में अगर इस तरह के कंजम्पशन का सामान दिया जा रहा है, खाने पीने का, टिश्यू हो गए, वट जो भी है, लोकल फ़्लाइट है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर वही फ़्लाइट फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ब्लू की है, लाहौर से उठी है, दुबई जा रही है, अब वहाँ पे पैसेंजर्स को कंजम्पशन के लिए सामान दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अनहार की योगर्ट होती है और ये डॉन की ब्रेड वगैरह बीच में शामिल होती है। अब वो दिया जा रहा है उस फ़्लाइट को जो फ़्लाइट पाकिस्तान से बाहर जा रही है। तो जो फ़्लाइट पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, जो शिप पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, अगर वहाँ पे कंजम्पशन के लिए कोई भी सामान देंगे, वो क्या ट्रीट होगा आपका, ज़ीरो रेटेड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। पास पेपर में सवाल है 2016 का है, सीमा एसोसिएट है, उसमें है कि एक फ़्लाइट बाहर जा रही है, उसके लिए जेट फ्यूल आपने यूज़ की है, तो वो फ़्लाइट कौन सी है, पाकिस्तान से बाहर जाने वाली, तो जेट फ्यूल भी क्या आपका ट्रीट हुआ है वहाँ पे, ज़ीरो रेटेड ट्रीट हुआ है। तो ये वाला पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इन तमाम सामानों के लिए अगर आपने पैकेजिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, वो भी क्या है आपका, ज़ीरो रेटेड है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक एंड गैस कंज्यूम बाय मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर, एक मैन्युफैक्चरर है जो सिर्फ चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करता है, जो उसको बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, वो भी क्या होगा, ज़ीरो रेटेड ही होगा, हम उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। उसके अलावा स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जैसे पेंसिल, पेन, मिल्क वगैरह, पाउडर मिल्क हो गए, इन्फेंट फार्मूलाज मिल्क हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, ज़ीरो रेटेड होते हैं। अब इसमें जो चीज़ याद रखनी है ना आपने, सबसे पहले तो ये है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आने के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स जो भी होंगी वो आपकी क्या होंगी, ज़ीरो रेटेड होंगी। बिकॉज न्यूमेरिकल्स में वो ये पॉइंट लिखेगा, आपने वो पॉइंट पढ़ के फैसला करना है कि इधर डैट वाज एग्जाम्ड और डैट वाज ज़ीरो रेटेड। अगर आपने ईपीजी के लिए इंपोर्ट किया है वो एग्जाम्प्ट है। अगर आप लोकली ईपीजी कोई चीज़ बेच रहे हैं तो वो आपकी ज़ीरो रेटेड है। आपकी फैक्ट्री लाहौर में है और आप शॉपर बना रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल, और आपने सप्लाई करना है उस फैक्ट्री को जो ग्वादर ईपीजी में लगी हुई है, तो आप जो उसको ये बबल शीट सप्लाई करेंगे, आप उनसे टैक्स चार्ज करेंगे 0% के ऊपर, बिकॉज वो लोकली सप्लाई है। अगर वही फैक्ट्री जो ग्वादर में लगी है वो कोई इस तरह का इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, तो उनके लिए एग्जाम्प्ट होगा, वो खुद इंपोर्ट करेंगे, वो एग्जाम्प्ट है। अगर लोकली में कोई सामान दिया जाएगा तो वो आपका होगा ज़ीरो रेटेड। आप किसको बेच रहे हैं, ईपीजी को आप लोकली बेच रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है ही नहीं, दैट इज़ ज़ीरो रेटेड, ज़ीरो रेटेड है वो। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वट एवर, वो ज़ीरो रेटेड है आपकी। उसके बाद व्हाट वाज द बिगेस्ट फीचर, रिफ़ंड। अब वो मतलब पास पेपर में आज तक ना इसके रिफ़ंड से कोई सवाल नहीं आया कि रिफ़ंड का प्रोसीजर क्या होगा। आज तक कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पास पेपर में नहीं मिला। 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ, याद रखिएगा कि हमने गुड्स बेची, गुड्स थी हमारी ज़ीरो रेटेड, अब हमने क्या लेना है, रिफ़ंड। रिफ़ंड का मतलब भाई साढ़े पैसे वापस कर दो, हमने टैक्स दे दिया है, अब हमें क्या चाहिए, वापस चाहिए। अब रिफ़ंड का प्रोसेस क्या है, रिमेंबर
रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑन दीज गुड्स शैल बी मेड विद इन 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न की फाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपका फॉर एग्जांपल ये महीना शुरू हुआ 1 जुलाई 2026 पे, ख़त्म हुआ है आपका 31 जुलाई 2026। ये जुलाई का महीना है आपका। जुलाई की रिटर्न हमेशा अगले महीने जमा होगी। उसकी ड्यू डेट है आपके पास 15 अगस्त 2026। इस डेट पे आपने क्या की है, सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवा दी। जब आप ये रिटर्न यहाँ पे सबमिट करेंगे ना कि यार ये टैक्स है, ये देखें टैक्स लायबिलिटी मेरी ले लें, आप टैक्स पे करेंगे, साथ साथ रिफ़ंड दें। रिफ़ंड ऐसे नहीं होता कि जी मैंने आपका 100 रुपया देना है, आपने मेरे 20 रुपये देने हैं तो एडजस्ट करते, ऐसा नहीं होगा। आप उनको उनका पहला 100 रुपया देंगे, फिर आप क्या करेंगे, अपने 20 रुपये वापस मांगेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे रिटर्न सबमिट करवाएंगे साथ ही आप क्या कर लेंगे, अपनी रिफ़ंड की एप्लीकेशन दे देंगे, हमें क्या किया जाए, रिफ़ंड किया जाए। तो जिस दिन आपकी रिटर्न जमा हुई उसके बाद विद इन 45 डेज़, अगर आप काउंट कर लें 15 अगस्त है तो 15 अगस्त में से 31 अगस्त तक बनेंगे 16 डेज़, और ये बनेगा आपके पास 29 सितंबर, ये है आप 45 डेज़। तो गवर्नमेंट इज़ बाउंड कि वो 29 सितंबर तक क्या करे, आपने जितना भी रिफ़ंड लेना है वो क्या करे, आपको वापस कर रही हो। तो रिफ़ंड आपको मिलेगा हमेशा विद इन 45 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आपने रिफ़ंड की एप्लीकेशन दे दी कि जी हमारा इतना रिफ़ंड बनता है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर आपके ज़िम्मे कोई भी टैक्स, कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी सरचार्ज किसी भी टैक्स के लॉ के तहत है, चाहे वो सेल्स में है, चाहे वेफडी में है, चाहे वो इनकम टैक्स में है, गवर्नमेंट वो पैसे एडजस्ट करेगी, आपको हमेशा नेट अमाउंट क्या की जाएगी, पे की जाएगी। तो गवर्नमेंट बहुत तेज़ है, उसकी जेब से जा रहा है और वो कैसे पैसे वापस कर देगी। तो वो कहते हैं भाई अगर आपके ज़िम्मे 1 रुपया भी है ना तो वो क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। और अगर आपने रिफ़ंड किया, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई केस, सारा कुछ क्लीन है, और वो अगर 45 डेज़ में आपको रिफ़ंड नहीं कर पाते, अगर ये 29 सितंबर की डेट क्रॉस हो गई, उसके बाद अगर रिफ़ंड होगा तो वो आपको एडिशनल अमाउंट पे करेंगे, और जो वो एडिशनल अमाउंट होगी वो काइबोर रेट पे, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट पे, जो बैंक का रेट था उस पर पे होगी। और जो वो आप एडिशनल अमाउंट रिसीव करेंगे वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। ये आप अदर सोर्स में पढ़ते हैं जाके। तो ये 3 पॉइंट हो गए कि रिफ़ंड कब मिलना है, 45 डेज़ में, इतनी बात लिखो। और गवर्नमेंट के अगर आपने कोई पैसे देने हैं, फ़ाइन टैक्सेस गवर्नमेंट काट लेगी, और अगर 45 डेज़ में रिफ़ंड ना हुआ तो क्या करेगी, आपको एडिशनल अमाउंट पे करेगी। 3 बातें हो गई। चौथा, रिफ़ंड की एप्लीकेशन दी, आप दरख्वास्त दे के आए, उन्होंने कहा यार पंगा है, इस बंदे के रिफ़ंड ही ख़त्म नहीं हो रहे। वो कहते हैं नहीं, इसके ख़िलाफ़ हम क्या करेंगे, इंक्वायरी स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे तो आपका रिफ़ंड का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। अब वो 45 डेज़ काउंट नहीं हो रहे, जब तक वो इंक्वायरी का फ़ैसला नहीं होगा 45 दिन काउंट नहीं होंगे। अब जब FBI को शक पड़ जाए कि आपका रिफ़ंड गलत है या गलत क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपके ख़िलाफ़ क्या करेंगे, इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे। दैट इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीट विद इन 60 डेज़। कितने दिनों में करनी है, विद इन 60 डेज़। अगर वो 60 डेज़ में कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो मिलेगी एक्सटेंशन अप टू 120 डेज़। पहले 60 दिन, मज़ीद क्या करेंगे, आपको 60 दिन की एक्सटेंशन दे दी जाएगी। और ये कौन देगा, एडिशनल कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का बंदा। और अगर ये 120 दिन में भी इंक्वायरी नहीं होती, 120 डेज़ मीन्स 4 महीने, तो फिर मिलेगी आपको एक्सटेंशन अप टू 9 मंथ्स, 270 डेज़ बनते हैं। और ये कौन देगा, FBR, रीजंस इन राइटिंग होगी। अगर 9 मंथ में फैसला ना हुआ फिर केस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब केस का फैसला हो गया, आपका जिस दिन फैसला आ गया, रिफ़ंड बनता हुआ, तो वहाँ से क्या किया रहेगा, आपका फिर 45 डेज़ काउंट होंगे। तो रिफ़ंड के लिए यार इसको हम अगर रिपीट करें, रिफ़ंड मेड होगा विद इन 45 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपके ज़िम्मे कोई भी रकम है, कोई टैक्स अमाउंट, फ़ाइन, पेनल्टी, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको डिडक्ट करेगी, आपको रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे किए जाएंगे। अगर टाइम पे रिफ़ंड ना हो 45 डेज़ में तो आपको एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी। और अगर आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन देते हैं, उनको शक है कि आप रिफ़ंड गलत क्लेम कर रहे हैं, आपके खिलाफ क्या हो जाएगी, इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। डैट मस्ट बी कंप्लीट विद इन 60 डेज़, एक्सटेंशन अप टू 120 बाय एडिशनल कमिश्नर और अपर रैंक का बंदा। अगर वो भी नहीं तो फिर एक्सटेंशन अप टू 9 मंथ्स होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
तो ये सारी कहानी हमारी ख़त्म हो गई एग्जाम्ड की भी। एग्जाम्ड गुड्स कौन सी हैं एंड व्हाट आर ज़ीरो रेटेड गुड्स। अब हमारे पास आ गई हैं नॉर्मल गुड्स। इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे कि भाई ये वो गुड्स हैं जो इंसानों वाली हैं, बिकॉज अभी हमने लाडले पढ़े हैं, अनोखर लाडले 0% वाले। अब हैं अवाम सिविलियंस, उनको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होता है। तो अब हम नॉर्मल गुड्स के ऊपर आते हैं। नॉर्मल गुड्स का मतलब है कि भाई हम इनके ऊपर टैक्स कितना चार्ज कर रहे हैं, 18%। कितना चार्ज कर रहे हैं, 18% जो है वो टैक्स चार्ज होगा नॉर्मल गुड्स के ऊपर। अब 18% का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू होगी, ऊपर रेट लगा 18% टैक्स ले ले। अगर एक ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने फ्रिज बेची है 5 लाख रुपए की, तो क्या लेगी, 5 लाख के ऊपर 18% और 90,000 टैक्स लेगी। टोटल कितना कस्टमर पे करेगा, 590। इस 590 में टैक्स कितना होगा, 90,000। यहाँ अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप इंपोर्ट किया 20 लाख के, तो आप क्या टैक्स पे करेंगे, 18% जो है वो पे कर रहे होंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके लिए सप्लाई का होना लाजमी है। सप्लाई क्या होती है भी हम डिस्कस करते हैं, सेल्स का होना। गुड्स क्या हो, टैक्सेबल, बिकॉज अगर गुड्स एग्जेम्प्ट है तो टैक्स ही नहीं है। सारी कहानी किसके ऊपर है, टैक्सेबल के ऊपर। और ये सारा कुछ कौन बंदा कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन। आप जाके फ्राइज़ लेते हैं KFC से, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो 500 की फ्राइज़ के ऊपर 90 रुपये का टैक्स चार्ज करते हैं, बिकॉज वो कर सकते हैं। लेकिन वही फ्राइज़ जाके सामने बैठा पठान उससे ले लें आप, वो टैक्स नहीं लेगा। क्यों, वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सारा कुछ कौन करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। और आपकी एक्टिविटीज़ भी क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल। उसके बाद है फर्दर टैक्स। उसके बाद क्या है आपके पास, फर्दर टैक्स। आप रजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचेंगे तो उससे 18% टैक्स ही लिया जाएगा। लेकिन आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचेंगे तो उससे 18% नॉर्मल प्लस क्या लिया जाएगा, 4% फर्दर टैक्स लिया जाएगा। ये लाजमी है, ये वाला पॉइंट पेपर में लाजमी आना है। 110% न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट आता है, इसके बगैर न्यूमेरिकल कंप्लीट ही नहीं होता। कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचा है तो आप उससे 18% टैक्स लेंगे, नॉर्मल टैक्स है, वो इससे भी लेना है, इससे भी लेना है, इससे भी लेना है, टैक्स लिया। लेकिन ये भाई सब अनरजिस्टर्ड से क्यों थे, इनकी गलती है। हम क्या करेंगे, इनसे फर्दर टैक्स भी लेंगे। वो कितना होगा, 4%। ये जो है ना फर्दर टैक्स, इसको हम एक्स्ट्रा ही चार्ज करते, अलग ही। हम 18+4 करके 22 नहीं करते। और ये पास पेपर का बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर आप फर्दर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, यू कैन ऐड दिस 18+4 इज इक्वल टू 22। आप ये कर सकते हैं। वो कहता है कि हम ये क्यों नहीं करते, हम हमेशा 18+4 ही क्यों करते हैं। अब ये 3 नंबर का सवाल आता है ना पेपर में, और जब आप इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे 2019 में आया हुआ है, तो ये वही है, 13% स्टूडेंट्स के पासिंग मार्क्स आए थे। द रीज़न इज़ डैट कि आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये है नॉर्मल टैक्स। ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास नॉर्मल टैक्स। अब ये नॉर्मल आउटपुट था, इस नॉर्मल से ही क्या करना है, आपने अपना इनपुट एडजस्ट करना है। ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, ये वो वाले लोग हैं नॉर्मल वाले, नाम नहीं लेना अभी हमने उनका। तो इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ये 4% लेंगे और आपने इसको एज इट इज़ क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब अगर आपने आउटपुट टैक्स लिया 1 लाख रुपए का और आपका फर्दर टैक्स आया है फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये का, तो ये 4 एज इट इज़ पे होगा। इसमें से सारा आपने क्या करना है, अपने टैक्स एडजस्ट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास पेपर का 2018 से लेके 26 तक के सारे सवाल थ्योरेटिकल, उसमें वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चन ये है जिस पे उसने कहा एग्जामिनर कमेंट ने कि भाई बच्चों को पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो सवाल पढ़े जिसका जो दिल के उसने लिख दिया, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर। तो रीज़न ये है कि इसको 18+4 करके 22 क्यों नहीं करना। दिस इज 18% + 4%, नॉट 22। तो रीज़न क्या है, 18 नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल से ही नॉर्मल टैक्स एडजस्ट होगा। ये जो 4% है ये क्या है, फर्दर है। ये क्या करना है आपने, एज इट इज़ पे करना है, इसमें से एडजस्टमेंट नहीं होती। जब हम कल डिस्कस करेंगे फॉर्मेट न्यूमेरिकल का, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल आपकी सेपरेट आइटम होती है, जो हम जाके बिल्कुल एंड पे एडजस्ट कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपके टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं बन रही, आपका टैक्स सारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है,
फिर भी ये क्या करना है, आपने गवर्नमेंट को एज इट इज़ पे करना होता है। तो ये वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद थ्योरेटिकली इस रूल की एक्सेप्शन है, पास पेपर में 4 दफ़ा सवाल आया ये कि हमारा रूल क्या है कि जब भी हम सप्लाई करेंगे तो हम टैक्स चार्ज करेंगे 18 प्लस 4%। अब वो पूछ रहा है कि बंदा आपका नॉन रजिस्टर्ड है, उसको आपने सप्लाई तो की है लेकिन सिर्फ आप उससे 18% टैक्स ही चार्ज कर रहे हैं, आप उससे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरेटिकल, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपने। और न्यूमेरिकल में इस आता है, न्यूमेरिकल में वो आपको गिवन करेगा सेल्स टू पर्सन 10 लाख रुपए की है, ये बंदे रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अंदर ये वाली एडजस्टमेंट्स होंगी। फिर इन एडजस्टमेंट्स को आपने कहना है कि हाँ इनके ऊपर जो है वो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो आपको इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट दी जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपने सप्लाई की है 10 लाख रुपए की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसके अंदर कह देगा कि इसमें से कोई एक ना एक चीज़ शामिल है वो 2 लाख रुपए की है। तो आप क्या करेंगे, आप इस 10 लाख में से 2 लाख रुपया लेस करवाएंगे, जो रिमेनिंग 8 लाख होगा इस पे आप क्या करेंगे, 4% चार्ज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर न्यूमेरिकल में आपको मिल रहा होता है। अब किस किस के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, न्यूमेरिकली हो या थ्योरेटिकली हो, 4 से 5 पॉइंट आपने याद रखने हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सरकारी डिपार्टमेंट्स को अगर आप सामान बेचें तो आप उनसे कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते। अब वापडा हो गया, क्या रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में? नहीं, लेकिन आप इनको चार्ज नहीं कर सकते। फिर ये वाला पॉइंट आपके लिए है, सेल्स टू एंड कंज्यूमर। आप सारे एंड कंज्यूमर्स हैं, आप जाके सामान लें जाके, आज आपसे नॉर्मल टैक्स ही चार्ज किया जाएगा, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ईमेल सर, ईमेल सर क्लास में बैठे हुए हैं, सर का टैक्स पास करने का मूड होगा। क्या पॉइंट था? हाँ, एंड कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स। आप सारे कौन हैं? एंड कंज्यूमर्स। एंड कंज्यूमर्स ये या मैं नहीं है, हम इंसान नहीं है। एंड कंज्यूमर हर वो पर्सन है जो चीज़ों को खुद इस्तेमाल करेगा। SBI भी एंड कंज्यूमर है, आतिफ साहब भी एंड कंज्यूमर है, पैकेजेस वाले भी एंड कंज्यूमर है। अब आप कहें कैसे? वही पैकेजेस जो पेपर बना के बेच रही है और वही पैकेजेस जब वो वही पेपर इस्तेमाल कर रही है तो एंड कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर क्या है? एंड कंज्यूमर का मतलब है कि चीज़ें आपने खरीदी लेकिन खुद के लिए। पैकेजेस वाले टिश्यू का बॉक्स बनाते हैं और उसी को अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो देंगे? एंड कंज्यूमर। तो एंड कंज्यूमर सिर्फ आप और मैं नहीं है, एंड कंज्यूमर का मतलब है हर वो इंसान, हर वो पर्सन, हर वो कंपनी, हर वो इदारा जो उन गुड्स को खुद इस्तेमाल करेगा। ये LCD फॉर एग्जांपल सोनी की है, बना के बेच रहे हैं, ओके, और सोनी वाले खुद अपने फैक्ट्री में अगर इस्तेमाल करेंगे क्या हो जाएंगे? एंड कंज्यूमर। पेल AC बना के बेच रही है, ओके, वही पेल वाले अपनी बिल्डिंग में कोई AC इस्तेमाल करेंगे क्या हो जाएगा? एंड कंज्यूमर। तो एंड कंज्यूमर हर वो शख्स जो चीज़ों को खुद इस्तेमाल करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंड कंज्यूमर। क्या कहेंगे? एंड कंज्यूमर। एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती हैं चीज़ें, कुछ लोग हैं वो यूज़ नहीं करते सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए। एग्जाम्पल मतलब कोई इंग्रेडिएंट हो गया, कोई जैसे फेस वॉश वगैरह, तो जो फेस वॉश कर रहा है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। वो कुछ होते हैं सेलिब्रिटी नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के पैसे। तो क्या सेलिब्रिटी चीज़ें बना रहे? नहीं पूछ रहा हूँ वो क्या होंगे सेलिब्रिटी नहीं, द थिंग इज दैट कि सेलिब्रिटी को दिया गया कि ये चीज़ प्रमोट कर दो, तो वो तो पैसे प्रमोशन के लिए रहा है ना, वो इस्तेमाल कर रहा है ना चीज़ उसकी, वो उसमें आता ही नहीं है। तो आप अपना टिकटॉक बंद कर दें, वो दोज़ख मिर्ज़ा ना दिखा करें आप, ताकि आपको वो इतनी एडवर्टीजमेंट ना नज़र आए कि दोज़ख मिर्ज़ा ने आज ये कुछ प्रमोट किया है। तो वो सेलिब्रिटी है, उसका ताल्लुक नहीं है, ना वो कंज्यूम कर रहे ना वो बना रहे, तो वो इसमें है ही नहीं। ये कहानी है फैक्ट्री में और आप में। फ़ायज़ा ने बनाया ब्यूटी क्रीम,
और वो आपने इस्तेमाल की है फायजा ब्यूटी क्रीम, तो आप एंड कंज्यूमर हैं। अब वो जिसने मार्केट की है उसका ताल्लुक के बीच में नहीं है, तो आप एंड कंज्यूमर है, बिकॉज आप क्रीमें लेके आए हैं और आप इस्तेमाल करें रोज़ रात को। तो कहानी किसकी है? एंड कंज्यूमर की है। अब ये SBA वाले हैं, ये पंखे लेके आए हैं, सूफी के पंखे हैं, ओके, इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे लेते हैं सूफी से तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे आर एंड कंज्यूमर्स। इनसे कभी भी सूफी वालों ने ये 4% टैक्स नहीं लिया होगा, कभी भी। हाँ, अगर यही सूफी फैंस वाले जो पंखे बेच रहे हैं, दुकानदार हजरात, या जो किस्तों वाले हैं, या जो आबिद मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको फैंस बेचते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो अगर रजिस्टर्ड ना होते तो उनसे ये फर्दर टैक्स जो है वो क्या होना था? चार्ज। आपने AC ख़रीदना है पेल का, आप पेल की फैक्ट्री जाएंगे, कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, दुकानदारों के पास। अगर वो दुकानदार रजिस्टर्ड है तो जब पेल वाला उस दुकानदार को सामान बेचेगा कितना लेगा? 18%। अगर वो पेल ने सामान बेचा और वो दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है तो 18 जमा 4%। और अगर मैं जाता हूँ पेल में, सर एक ऐसी बेच दें, वो मुझे बेच देते हैं, तो मेरे से क्या लेंगे? 18, बिकॉज मैं कौन हूँ? एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर से हमेशा कितना टैक्स होता है? चार्ज 18%। उसके बाद पेट्रोल एंड डीजल प्रोडक्ट्स, शुक्र करें हाँ आपकी हुकूमत बहुत अभी रहम दिल है कि वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लेती है, जो फुल टैक्स है वो नहीं लेती 4%। इतना रहम है उनके ऊपर। सोच डरें उस वक्त से जब इनको अकल आ जाएगी, कहेंगे जी हम अब पेट्रोल में भी क्या लेंगे, 4% फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। अभी अराउंड 52% टैक्स तो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है पेट्रोल पे, बस कितना नहीं ले रही है आपसे? 4%। शुक्र अदा करें, कहाँ से गवर्नमेंट लाएंगे? फिरौन जैसा मर्जी था, ऐसा आदमी नहीं था, मैं वर्ड बोल नहीं सकता। हर अमीर आदमी गरीब होता है जब फ्यूल पंप पे जाता है, जब टैंकी भरती है गाड़ी की, और जब दुख होता है ना वो कोई नहीं समझ सकता। नहीं यार, वो अच्छी उसकी मार्केटिंग ही नहीं हुई। एक अच्छा टिकटॉकर आ जाए ना, तो वो अगर अच्छी गाड़ी की बैटरी की मार्केटिंग करे, देन मैं थोड़ा अट्रैक्ट होऊंगा उसकी मार्केटिंग से। सुनील मंजरी काम आएगा, वो है ना वो ब्लॉन्ड कार गर्ल्स, उससे बात करो आप। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। आप अपना कभी ना घर का बिजली का बिल देखिएगा, कभी भी। आप सारे लोग अनरजिस्टर्ड हैं घरों में, लेकिन आपके घर का बिजली का बिल, गैस का बिल जस्ट 18% टैक्स चार्ज होता है। ये कमर्शियल है, इनके ऊपर 18 भी चार्ज होता है, 4% भी चार्ज होता है। ये छोटी मोटी दुकानें गली मोहल्ले में खुली हुई हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप अपनी घर की बैठक में दुकान खोलेंगे ना, नेक्स्ट वीक लेस्को वाले आ जाएंगे, वो आपडे वाले, ये मीटर चेंज करें। क्योंकि जो लाइनमैन होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट का मुखबर होता है, वो गवर्नमेंट को हर चीज़ बताता है, चुगलखोर होता है कि इसने दुकान खोल ली है, मीटर चेंज करें। वो मीटर चेंज क्यों करवाते हैं कि जैसे ही आपका मीटर डोमेस्टिक से अपग्रेड हो गया, अब आप रजिस्टर्ड नहीं सेल्स टैक्स में, तो आपके बिजली के बिल में क्या होगा? फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। लेकिन डोमेस्टिक मीटर्स कोई एग्जम्पशन है, आप पे टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर वो तमाम गुड्स फिफ्थ स्केड्यूल वाली, वो तमाम गुड्स थर्ड स्केड्यूल वाली, इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। शुगर के ऊपर नहीं टैक्स होता, स्टील सेक्टर के फर्दर टैक्स नहीं है, और एडिबल के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं है। इनके ऊपर हम फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते। तो इसमें से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट याद कर लें, शुगर याद कर लें, फिफ्थ एंड थर्ड याद कर लें, गैस वाला पॉइंट याद कर लें, और एंड कंज्यूमर याद कर लें। इनके ऊपर फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? एक और साथ वर्ड लिख लें, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास तीसरा और आखिरी गुड्स, दैट इज़ थर्ड स्केड्यूल गुड्स, जिनको हम रिटेल आइटम्स कहते हैं। वो तमाम चीज़ें जो पैकिंग की फॉर्म में मिलती हैं, जिनके ऊपर कीमत प्रिंटेड होती है, उनको हम क्या कहते हैं? थर्ड स्केड्यूल आइटम्स कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका टैक्स मैन्युफैक्चरर पे करता है, जिसने बनाई है गवर्नमेंट टैक्स उनसे लेके जाती है। अब देखिए हमारा कंट्री जो है ना वो कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी ज़्यादा है। पाकिस्तान बिलियंस ऑफ रुपीज़ की चाय की पत्ती कंज्यूम करता है, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है। आप जाके जिससे चाय की पत्ती ख़रीद रहे हैं दुकानदार से, असलम साहब, क्या वो रजिस्टर्ड है? नहीं।
तो आपके सप्लाई चेन में छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है। 90% से ज़्यादा जो दुकानदार हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का रोज़ का कारोबार कर रहे हैं। अब लीगली जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है आप उससे टैक्स ले सकते नहीं है, ये लीगली है। तो रोज़ कितनी पत्ती बिकती होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। रोज़ साबुन कितना बिकता होगा, यू कांट इमेजिन। रोज़ टूथपेस्ट कितनी बिकती होगी, यू कांट इमेजिन। तो गवर्नमेंट फिर इन चीज़ों पर टैक्स कैसे लेती है? वो कहते हैं ना, चोर को नहीं उसकी माँ को पकड़ो, तो गवर्नमेंट कहाँ पहुँचती है? माँ के पास। उसकी मैन्युफैक्चर, M फॉर मैन्युफैक्चर, M फॉर माँ। टैक्स किससे लेगी गवर्नमेंट? मैन्युफैक्चर से। उससे पूछते हैं, हाँ भाई तुमने चाय की पत्ती बनाई है जी, कितने की बेचनी है? 1000 रुपये की। ओके, 1000 रुपये की पत्ती है, टैक्स कितना हुआ? 180 रुपये। ठीक है, वो कहते हैं लिखो, डब्बे के ऊपर लिखो 1000 रुपये प्लस 180 रुपये, कितना हो गया? 1180। अब वो 180 रुपये पकड़ेंगे मैन्युफैक्चरर से, ले जाएंगे, कहेंगे जब तुम उसको मुस्तकबिल में बेचोगे, कस्टमर के पास जाएगी, कस्टमर खरीदेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, एडजस्ट कर लेना। हम किससे लेके जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर से जब सारा टैक्स कलेक्ट हो गया, कैलकुलेट हो गया, अब वो बंदा रजिस्टर्ड बेच रहा है चाहे अनरजिस्टर्ड बेच रहा है, उससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज गवर्नमेंट वो चीज़ किस पे ले गया है? 1000 के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं रिटेल आइटम्स। क्या कहते हैं? रिटेल आइटम, बिकॉज गवर्नमेंट टैक्स किस पे कलेक्ट कर रही है? रिटेल आइटम्स के ऊपर कर रही है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। अब जो दुकानदार होते हैं इन्हें मिलती है कमीशंस फिर, कि आप हमारी पत्ती बेचेंगे हम आपको 2 रुपये देंगे, 1 रुपया देंगे। ये जो ब्रेड्स बेच रहे होते हैं ये कमीशन पे काम कर रहे होते हैं, इतनी ब्रेड्स बेचने की इतनी कमीशन, इतना दूध बेचने की इतनी कमीशन, तो वो कमीशंस कंपनी पे करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बेच दिए जाएँ। लेकिन जैसे ही वो चीज़ बनी, टैक्स गवर्नमेंट ले गई। अब अक्सर एज्यूम करते हैं कि अगर हम जाके चाय की पत्ती ख़रीदते हैं अब लोकल दुकानदार से, वो दे रहा है 700 रुपये की और कीमत भी 700 लिखी हुई है, वही जाके चाय की पत्ती हम ख़रीदते हैं मेट्रो से या कारफूर से, वो 680 की है, क्या सस्ती है? जो वो 20 रुपये छोड़ रहे हैं वो अपने प्रॉफिट से छोड़ रहे होते हैं, वो उनका डिस्काउंट है जो उनके कहाँ शो हो रहा होगा? मार्केटिंग एक्सपेंस में शो हो रहा होगा। गवर्नमेंट को उस प्रोडक्ट के ऊपर पैसे पूरे ही पे होते हैं, बिकॉज वो टैक्स किससे कलेक्ट करते हैं? हमेशा रिटेल मैन्युफैक्चरर से टैक्स कलेक्ट करके ले जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? थर्ड स्केड्यूल आइटम्स। कौन कौन सी आते हैं इसमें? ये फ्रूट जूसेस, आइसक्रीम, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट, परफ्यूम, शैम्पू, टिश्यू पेपर, ये सारे इसमें आते हैं। वो हमेशा बताएगा पेपर में कि दीज आर थर्ड स्केड्यूल या रिटेल आइटम्स के बारे में वो हमें बता रहा होगा। हमें ये क्यों याद रखनी है? बिकॉज इनके ऊपर डिस्काउंट नहीं होता, इनके ऊपर डिस्काउंट नहीं है। और दूसरा, ये हमेशा रिटेल प्राइस के ऊपर ही क्या होंगी? सेल होंगी। और इनका सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि पैकेज के ऊपर लिखी जाएंगी कि प्राइस कितनी है? 1000 रुपया, टैक्स कितना है? 180, टोटल कितना होगा? 1180। तो आप कितने देंगे दुकानदार को पैसे? 1180 रुपये ही आप दे रहे होंगे। लेकिन जो 180 रुपये हैं, जैसे ही वो बना गवर्नमेंट ले गई, तो अब आप जब भी इसमें कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करें ना, देखिएगा उस पर बैच नंबर लिखा होता है। तो वो आते हैं, वो इनके पास आते हैं, छापा मारते हैं, हाँ भाई इस बैच नंबर में कितने प्रोडक्ट्स बने हैं? 1000, 180 मल्टीप्लाई बाय 1000 लेंगे, चले जाएंगे। एज ऑफ टुडे, आज के दिन FBR ने इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी है, वो कह रहे हैं कि जितने भी ये आपके इदारे हैं कपड़े बनाने वाले, ये वहाँ पे अब कैमरास लगाएंगे जो रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग हमें दिखा रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं? अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरास लगा के बैठ गए हैं कि हमें पता होगा कितनी चीज़ें बनी, कितनी चीज़ें नहीं बनी। यहाँ तक वो क्या कर रहे हैं? आप लोगों से सख्ती गवर्नमेंट करके बैठी हुई है। अच्छा, गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो रेट कम भी चार्ज कर सकती है, हायर भी। तो वो कुछ गुड्स के ऊपर 25% टैक्स भी चार्ज करती है। अब ये 25% वाला पॉइंट भी पिछली 4 अटैम्प्ट से पेपर में कंटिन्यूस आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो लोकल थी, लोकल बोतल, लोकल क्रीम, लोकल साबुन, शैम्पू, वट जो भी है, उस पर टैक्स कितना था? 18% था। ये इम्पोर्टेड है। अगर चॉकलेट मेड इन पाकिस्तान है, टैक्स कितने? 18%। अगर इम्पोर्टेड है कितने? 25। इम्पोर्ट करेंगे तब भी 25, बेचेंगे तब भी 25। लोकल आइसक्रीम, जूस, टिश्यू पेपर, जैसे अगर टिश्यू पेपर की बात करें, रोज़ पेटल का है, मेड इन पाकिस्तान है, टैक्स 18% है।
इस वक्त वो भी मिल रहा है पाकिस्तान में पापिया का, डैट इज़ टर्किश, उसके ऊपर टैक्स 25% है। लोकल एसी ले मेड इन पाकिस्तान, टैक्स 18% है। इम्पोर्टेड लें सैमसंग का या फिलिप्स का, कितना होगा? 25% चार्ज हो रहा होगा। फिर लोकली गुड्स भी आती हैं, डबल कैबन डाले, टैक्स कितना है? 25। ले लें, खैर है, वो हमें उठा के ले जाते हैं बाद में। व्हीकल्स जिनकी वैल्यू 4 मिलियन से अबव है, टैक्स कितने? 25। तो आल्टो पे बस टैक्स 18% है, उससे ऊपर जितनी गाड़ियाँ माशाल्लाह किस में है? 25। उसके बाद अगर कोई बच भी जाए तो अगर जिस गाड़ी की सीसी 1400 से अबव है, टैक्स कितना है? 25% चार्ज गवर्नमेंट कर रही होती है। तो वो गवर्नमेंट नहीं छोड़ती किसी को भी, इलेक्ट्रिक को भी नहीं छोड़ती आजकल। नहीं, रीड ओनली है। अब पेपर में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? पेपर में सिंपल चीज़ है, वो कहता है शैम्पू इम्पोर्टेड है, रेट कितना? 25। कहता है आइसक्रीम इम्पोर्टेड है, रेट कितना? 25। कहता है लोकल है तो कितना? 18। अव्वल तो एग्जामिनर बताता है कि लोकल है कि इम्पोर्टेड है, बताता है। अगर वो नहीं बताता, उसका बहुत लीथल मूड है कि नहीं, मैंने अगर स्प्रिंग 26 में 7,700 बच्चे में से बस 2200 पास किया है और 5,000 फेल किया, और उसने फिर कहा कि मैं दोबारा फेल करूँगा, तब वैसे कर सकता है। लेकिन वो नॉर्मली बताता है कि ये इम्पोर्टेड है या लोकल है। अगर नहीं बताएगा कि भाई इस पर टैक्स 25 है या 18 है, तो एक असूल याद रख लें कि ये सारी चीज़ें रिटेल की मेड इन पाकिस्तान 18, अगर पाकिस्तान से बाहर से हैं तो कितना होगा? 25 होगा। सिंपल सी बात है, 25। उस पर तो बहुत होता है, ड्यूटीज अलग होती हैं। लैम्बोर्गिनी इंपोर्ट करेंगे 403% ड्यूटी देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स है, ये रीड ओनली है। रिमेंबर, गवर्नमेंट इस 18 के अलावा भी टैक्स ले सकती है। लग्जरी गुड्स पे ले रही होती है, 18 भी लेंगे, लेकिन अप टू 18%, मतलब 18 में 18% तक गवर्नमेंट चाहे टैक्स ले सकती है। तो गवर्नमेंट के पास लामुतनाही पावर्स हैं, बिल्कुल उनके पास वो चीज़ें जो आपके पास नहीं है, हाफिज़ साहब। उसके बाद है कैपेसिटी टैक्स। पास्ट पेपर में ज़िंदगी में सिर्फ ये एक दफ़ा आया था और 2 नंबर का था कि कैपेसिटी टैक्स क्या होता है। तो ये नोट शेयर होंगे, सिर्फ यहाँ से रीड कर लेना कि अभी सारा कुछ जितना हमने पढ़ा है ना, ये सारा कुछ सेल्स पे था, परचेज पे था। यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं आपकी सेल परचेज पे नहीं, बल्कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना सीमेंट बनाया, टैक्स ले जाएंगे, कितना आपने चीनी बनाई, टैक्स ले जाएंगे। सेल पे नहीं है, प्रोडक्शन के ऊपर है। ये है कैपेसिटी टैक्स। जैसे इंडो के भट्टे हैं, कितनी ईंट सेल कर रहे हैं, इररेलेवेंट है। गवर्नमेंट कहती है भाई इंडो का भट्टा लगा हुआ है, तुम्हारी सेल 0 रुपीज़ भी है। अगर वो भट्टा सेंट्रल पंजाब में है 9,500, साउथ पंजाब में है 8,000 समथिंग टैक्स है। तो वो क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी इंस्टॉल्ड है, क्या करेंगे, टैक्स ले देंगे। सेल हुई या नहीं हुई उससे इनको रेलेवेंसी नहीं होती। इसलिए इन इदारों में तो वो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए रियल टाइम कैमरास लगा रहे हैं कि उन्हें पता हो कि भाई कितनी प्रोडक्शन है। बिकॉज जिससे प्रोडक्शन की रिपोर्ट देनी है, जिसने साइन करने हैं, वो कौन होगा? फ्यूचर गाड़ी। तो आपको आपका सेठ कह रहा है कि 3.5 लाख रुपया पर मंथ पे कर रहा हूँ, तो क्या सेठ आपको नहीं कहेगा कि हमने अगर 1 लाख बैग्स बनाए हैं तो रिपोर्ट आपने 50,000 करनी है? और क्या आप नहीं करेंगे? आपकी दिखाएं इतनी हिम्मत, बेरोज़गार। तो इसका मतलब करना तो आप लोगों ने है, सारा कुछ आप लोगों ने करना है फ्यूचर में। तो उनको ही पता इन्होंने करना है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, रियल टाइम कैमरास लगवा रहे होते हैं चेक करने के लिए कि आपकी कितनी प्रोडक्शन हुई है, ताकि टैक्स ले। बिकॉज सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी यहाँ पे होती है, स्टील सेक्टर, फर्टिलाइज़र, शुगर, सीमेंट। बिकॉज ये बनाते टन्स में बनाते हैं। कहते जी हमारा इतना वेस्ट हो गया, उड़ गया, हवा आई आंधी है, हमारा उड़ गया सीमेंट। अब सीमेंट कहाँ गया, यू कांट ट्रेस इट। तो डैट्स वाई वो इस पर फिक्स प्रोडक्शन पर टैक्स लेके जा रहे होते हैं। उसके बाद है टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर हम लेते हैं मिनिमम टैक्स कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर तुम्हारी मिल बंद भी है ना, हम मिनिमम तुमसे इतनी अमाउंट का टैक्स लेके जाएंगे ही जाएंगे। अगर तुम्हारी प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ने कहा कि तुमने फॉर एग्जांपल हर महीने में 1,000 टन स्टील बनाना है, अगर आपने उससे कम बनाया तो कहेंगे भाई ये बेंचमार्क है, हम टैक्स 10 लाख ही लेंगे। हाँ, अगर उससे ऊपर प्रोडक्शन हो गई तो एक्चुअल टैक्स, लेकिन अगर इससे कम प्रोडक्शन हुई तो हम क्या करेंगे, उस 1,000 टन के ऊपर ही टैक्स लेके जाएंगे। तो ये फिक्स बेसिस पे आ रहा होता है, ये आपका रीड
याद करने की ज़रूरत इतना नहीं है। ये बस पास्ट पेपर में एक सवाल में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस आउट कर दी है, अदरवाइज़ पेपर में कभी भी नहीं आया ये। उसके बाद है टैक्स ऑन रिटेलर्स। ये पिछली 6 अटैम्प्ट में 2 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है थ्योरेटिकली। स्प्रिंग 22 में है और रिसेंट भी आया है कि रिटेलर्स जो दुकानदार हैं इनके ऊपर हम टैक्स किस तरह से चार्ज करेंगे। सबसे पहले है टियर 1 रिटेलर, ये बड़े दुकानदार हैं जैसे कारफूर हो गया या ये बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, इनके लिए भाई ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे, प्रॉपर इनवॉइसिंग का सिस्टम होगा, आउटपुट इनपुट टैक्स मेंटेन करेंगे। सिंपल इज डैट केस। आप कभी भी दुकान पर जाएंगे, इनका काउंटर होता है उसके ऊपर लगा होता है कि ये हमारा FPR का सर्टिफिकेट है, ये निशानी है कि टियर 1 में है, तो ये रजिस्टर्ड होते हैं। बात है अदर देन टियर 1, ये जो गली मोहल्ले के दुकानदार हैं, ये कहते हैं कि ये तो बड़े दुकानदार बेवकूफ़ हैं, टैक्स पे करें, हम तो बच गए हैं। इनकी सोच है बिकॉज इनकी बिजली के बिल पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है 18%, नॉर्मल टैक्स लेती है, फर्दर टैक्स कितना लेती है 4%, कितना हो गया 22, और अगर बिजली का बिल 20,000 तक है तो कितना लेगी 5%, और अगर बिजली का बिल 20,000 से ऊपर तो कितना लेगी 7.5%। तो ये तकरीबन 27 से 29% टैक्स पे करते हैं जो एडजस्ट नहीं करवा सकते। पास्ट पेपर में यही सवाल आया हुआ है कि अदर रिटेलर्स जो हैं गवर्नमेंट इनसे टैक्सेस किस तरह से लेती है, तो ये याद रखना है। बिजली का बिल 20 तक है तो 5, 20 पर तो कितना होगा 7.5, तो इस तरह नॉर्मल, फर्दर प्लस एक्स्ट्रा, तो ये बनेगा तकरीबन 27 से लेके 29.5% टैक्स ये दे रहे होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कहती है रजिस्टर्ड हो जाओ, अगर वो रजिस्टर्ड हो जाए गवर्नमेंट माफ़ कर देगी, लेकिन सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन बड़ा महंगा प्रोसेस है। हर महीने रिटर्न जमा करवानी है, POS मशीन लगानी है, उसकी सेल्स 50,000 रुपये की है और वो देगा आपको रिटर्न का 1 लाख रुपया। उससे कहते हैं भाई रजिस्टर्ड ना हो, वो ये उनको ये सस्ता पड़ता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट को फिर पकड़ लिया, शान ताजर स्कीम में ना पकड़ के बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी इनको कभी भी। 18% बिजली के बिल पे, लेकिन फिर जितनी सेल परचेज़ हुई है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना। आप कभी जाकर देखें शालम मार्केट में सारा चीज़ कैश पे होती है, वो एक एक दिन में उनका कारोबार मिलियंस ऑफ रुपीज़ का होता है, कैश पे होता है। वो अगर रजिस्टर्ड होंगे उनकी सारी दौलत ट्रैक हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। वो रजिस्टर्ड नहीं होते, कहते हैं ये पे कर दो बचत हो जाएगी हमारी, तो वो भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे हैं। फिर तो दो अपने एंड्स पे खड़े हुए हैं। उसके बाद टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू CNG स्टेशन, अब तो बंद ही हो गए CNG स्टेशन पाकिस्तान में, वो सिर्फ पंजाब की हद तक बंद है, KP के भी बहुत चलते हैं CNG स्टेशन चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे 18% टैक्स चार्ज करेंगे जब आप गैस सप्लाई करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी मोड पे किसी भी तरह से क्या कर सकती है, टैक्स आपसे कलेक्ट कर सकती है, वो गवर्नमेंट जाने और गवर्नमेंट की प्रोसेस जाने। उसके बाद है टैक्सेशन ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन। इस अटैम्प्ट के लिए ये सवाल पक्का है, ये हम चैलेंज करते हैं कि ये सवाल इनकम फ्रॉम बिज़नेस से पूछता है कि सेल्स टैक्स से पूछता है, बिकॉज इनकम फ्रॉम बिज़नेस में भी ये पॉइंट आया है और सेल्स टैक्स में भी आया है, और इस अटैम्प्ट में तो ये 100% आ रहा है। टैक्स का एक असूल है, हर स्प्रिंग की अटैम्प्ट में आपका टेस्ट होता है नया फाइनेंस एक्ट। अभी जो आया नया बजट आया है, इसकी पहली अटैम्प्ट कब है, अगले साल फरवरी में और अगस्त में। तो जो बजट में आते ना चेंजेस, वो ICAP ने टेस्ट करनी होती है, चाहे वो स्प्रिंग में कर ले चाहे वो ऑटम में कर ले। अब जो लास्ट ईयर बजट आया था उसमें जो चीज़ अपडेटेड हुई थी, अगर वो पिछली अटैम्प्ट में टेस्ट नहीं हुई तो इस अटैम्प्ट में उसका टेस्ट होना ऑलमोस्ट सर्टेन है, एग्जामिनर पूछेगा। तो जिसमें एक ये चीज़ है कि जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती है। तो सेल्स टैक्स में 3-4 पॉइंट हैं, 13 पॉइंट आपके बिजनेस में और कैपिटल गेंस में आते हैं, जिनका इस अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने लाजमी पूछना है। अब इसमें हमने डिस्कस क्या करना है, इसकी आपको समरी बता दूँ, हम इसको करेंगे समरी से, बट ये बेसिकली है क्या, लेकिन ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से सिनेरियो बेस्ड सवाल डिस्कस कर रहे होंगे, न्यूमेरिकली नहीं, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन या MCQ सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पेपर से पहले ही पेपर का गैस बता रहा हूँ, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आना है इस दफ़ा। अब इसमें क्या है कि वो तमाम गुड्स जो आपने ऑर्डर की हैं वेबसाइट से, मोबाइल एप्लीकेशन से, या तमाम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से, दराज हो गया, पाक व्हील्स का स्टोर हो गया, अच्छा ये स्टोर पाकिस्तानी बेस्ड होने चाहिए, नोट अली एक्सप्रेस, नोट अली बाबा, ये सारे दुकानें कौन सी हैं ऑनलाइन जो पाकिस्तान में है। अगर आप यहाँ से गुड्स वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं,
और पेमेंट्स आप कर रहे हैं बैंक से या कैश में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब इजी पैसा से पेमेंट कर दी, सादा पैसे कर दी, नया पैसे कर ली, तो आपको क्या किया जाएगा, आपका टैक्स जो है वो क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जा रहा होगा। अब देखिए, मैं एक सेलर हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई भी, जो एसबीआई का ऑनलाइन विंग है, ये अपने कोर्सेज बेचते हैं। अब इनकी वेबसाइट बनी हुई है। एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है जी हमने एसबीआई का कोर्स परचेज़ करना है। वेबसाइट पे गया, पेमेंट पे क्लिक किया, जी पेमेंट की इसी पैसा से हो गया, पेमेंट होगी। उसने गुड्स खरीदी हैं जी, कोर्स कितने का बिका, 10,000 रुपये का, ठीक है। पैसे किसके पास गए हैं, बैंक के पास, जब आपने पेमेंट की। अब बैंक ने पैसे किसको देने वापस, एसबीआई को। अब जब बैंक एसबीआई को पेमेंट करेगा तो बैंक क्या करेगा, 2% टैक्स काट के इनको पे करेगा। और ये लाजमी है, जितना भी होगा ना पेमेंट आपकी गेटवेज होंगे, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो पैसे काट के आपको रिमेनिंग पेमेंट जो है वो क्या करेंगे, कर रहे होंगे। मतलब आपने तो पेमेंट कर दी 10,000 पूरी, आपको कोर्स एक्सेस मिल गई, पैसे किसके पास गए थे, बैंक के पास। तो बैंक क्या करेंगे, उसमें से काटेंगे 2,000 रुपये, 2% काटेंगे, इनको करेंगे रिमेनिंग पे। अब वो जो इनके भी हाफ पे पैसे कटे हैं वो विद होल्डिंग टैक्स होगा, वो जमा हो जाएगा। और कल को जब ये रिटर्न जमा करवाएंगे तो ये कहेंगे जी टैक्स हमारा डिडक्ट हो गया था, हमें क्या कर दिया जाए, पे कर दिया जाए। तो ये अब गवर्नमेंट ने मैकेनिज़्म लगाया हुआ है। क्यों, बिकॉज ये टैक्स डिडक्ट सबका होगा, चाहे आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं चाहे सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो बंदा रजिस्टर्ड होगा उसका अगर एडवांस टैक्स डिडक्ट हो गया है वो एडजस्ट करवा सकता है, बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसका ये टैक्स कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है भाई अब हम इन लोगों से इस तरह से क्या कर रहे हैं, टैक्स लेके जा रहे हैं। अब बड़े छोटे छोटे दुकानदार हैं, लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे बिजनेसेस खोले हुए हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, दराज के ऊपर सामान बेच रहे हैं, अब पैसे भी कमा रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड भी नहीं है वो। तो अब उनका टैक्स भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरह से कलेक्ट कर रही है। तो अगर कैश ऑन डिलीवरी है, मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है दराज से, पेमेंट क्या थी, कैश ऑन डिलीवरी, मेरे पास सामान आया, टीसीएस वाले लेके आए हैं, 10,000 पे कर दिया उनको मैंने। अब जब टीसीएस वाले उस बंदे को पे करेंगे जिसका सामान था, तो 2% डिडक्ट करेंगे 200 रुपया, और रिमेनिंग कितना पे करेंगे उसको, 9800। और गवर्नमेंट को कह देंगे कि हमने इस पर्सन के बिहाफ पे ये टैक्स क्या कर दिया है, जमा करवा दिया है। दैट इज़ टैक्सेशन ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन गुड्स। सुपर इम्पॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है। इस अटैम्प्ट के लिए ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब चाहे आप रजिस्टर्ड हैं चाहे रजिस्टर्ड नहीं है, आपने अगर ऑनलाइन चीज़ें बेचनी है तो आपका टैक्स जो है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, टैक्स आपका रिडक्ट होगा। हाँ, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, जो आपका 2% टैक्स विदहेल्ड हुआ था, एडजस्ट करवा लो। आप रजिस्टर्ड नहीं है तो कहानी ख़त्म, अब वो गवर्नमेंट के पास पे हो गया। नहीं नहीं तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसके लिए ना जितना हमने पढ़ा है अभी तक, उसके लिए ये टेबल जो है ना बस आप याद रख लें, बिकॉज इसको क्विक रिकॉल करना है आपने इस टेबल से कि टैक्स नॉर्मल 18%, हर टैक्सेबल सप्लाईज पे लगेगा। जैसे आप एसी बेच रहे हैं, फॉरेन टैक्स कितने, 4%, किससे लेंगे, जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। थर्ड स्केड्यूल टैक्स कितना है, 18% है, ये कौन पे करेगा, मैन्युफैक्चरर पे करेगा। हायर टैक्स हो सकते हैं किन के ऊपर, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं। एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट ले सकती है, अभी जो था बिल के ऊपर 5%, 7.5%, दिस इज़ एक्स्ट्रा टैक्स जो गवर्नमेंट ले रही है। फिक्स कैपेसिटी हमने डिस्कस कर ली, सीमेंट फैक्ट्री से लेती है। और आपके पास है डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स, ये कितना गवर्नमेंट लेगी, 2% ले रही। तो भाई हमने यही पढ़ा अभी, ये वाला वही पढ़ा है कि 18% फर्दर एक्स्ट्रा कितना ले रही है, 5%। एक्स्ट्रा मैक्सिमम वो 18% तक ही ले सकती है, उससे ऊपर टैक्स नहीं लेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। वो अपना बाद में टैक्स क्लेम कर लेगा कि मेरा 2% कट गया, वो वापस करें, वो कम पे करेगा गवर्नमेंट को।
उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं, बिकॉज डेफिनेशन से पेपर आता है हमारा। ये व्हाट इज़ सेल्स टैक्स पेपर में कभी भी नहीं आएगा, व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स पेपर में कभी भी नहीं आएगा, व्हाट इज़ इनपुट टैक्स पेपर में कभी भी नहीं आएगा। हाँ जो पेपर में आएगा ना वो है सप्लाई। सप्लाई कौन करेगा? रिमेंबर, अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ये सारे कर रहे होंगे। और टैक्सेबल में आपकी नॉर्मल गुड्स भी आती हैं और ज़ीरो रेटेड गुड्स भी आती हैं, इसमें बस एग्जाम्ड गुड्स आपकी नहीं आ रही होती। जब हम टैक्स की बात करेंगे ना, जब हम टैक्स की बात करेंगे तो रिमेंबर ये कुछ 5 सवाल हैं जो हमारे जहन में रेज़ होंगे, जो आपने याद रखने हैं। हमने किसी भी चीज़ पर टैक्स लगाना है तो क्या सप्लाई थी? पहला सवाल। क्या गुड्स टैक्सेबल थी? सेकंड सवाल। क्या सप्लायर टैक्सेबल पर्सन था? क्या गुड्स एग्जाम्प्ट तो नहीं थी? या क्या गुड्स आपकी ज़ीरो रेटेड थी? ये 5 सवालों का जवाब हमने तलाश करने पूरे टैक्स में, पूरे न्यूमेरिकल्स में यही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या वो बंदा एग्जाम्प्ट गुड्स में डील तो नहीं कर रहा। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री एग्जाम्प्ट होती है, वो टैक्स ले सकती ही नहीं है, उसको हमने खुद कह दिया कि आप टैक्स एग्जाम्प्ट है, वो तो नहीं है। जैसे सप्लाई एग्जिस्ट कर रही थी, फर्नीचर बेचा आपने, वो भी टैक्सेबल है। सप्लायर मैन्युफैक्चर बना के बेच रहा है तो ये क्या करेगा? टैक्स लगा रहा होगा। चूँकि यहाँ पे सप्लाई का वर्ड आया है तो आपके लिए सबसे पहले आती है डेफिनेशन सप्लाई की, और सप्लाई की डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स की बैकबोन है। ये सप्लाई होती क्या है? आपके न्यूमेरिकल शुरू यहाँ से होते हैं, आपके न्यूमेरिकल ख़त्म भी यहाँ पे होते हैं। और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में सप्लाई से ज़्यादा सप्लाई का मतलब क्या है, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इतनी बड़ी डेफिनेशन होती है सप्लाई की। मिनिमम ये चीज़ याद कर लो, सप्लाई का मतलब क्या है? सेल और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। क्या आप चीज़ों को बेच रहे हैं या अपनी गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि अगला बंदा गुड्स को बेच सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई। और इसमें क्या कुछ शामिल है? हायर परचेज, किस्तों पर सामान बेचना, ये भी सप्लाई है। प्राइवेट यूज़ ऑफ बिजनेस गुड्स, ड्राइंग्स करना, ये भी क्या है? सप्लाई है। ऑक्शन टू रिकवर डेट, भाई मैंने बैंक से कर्जा लिया, बैंक ने कहा सिक्योरिटी दो, मैंने सिक्योरिटी पे अपनी गुड्स रखवा दी, मैं मुकर के पेमेंट नहीं की, बैंक ने सामान बेच दिया। सामान बैंक ने बेचा, गुड्स किसकी थी? मेरी थी। सप्लाई किसकी होगी? मेरी। ये पॉइंट पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर गुड्स लेफ्ट व्हेन रजिस्ट्रेशन एंड्स, आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड थे, आपने फैसला किया कि आप फर्दर रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहते, तो आप अप्लाई करें डी रजिस्ट्रेशन के लिए। वो आएंगे, वो गुड्स काउंट करेंगे, जितनी काउंट्स गुड्स पड़ी होंगी वो आप पे क्या करेंगे? टैक्स लेके जाएंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर एन अदर पर्सन, आप किसी बंदे के लिए गुड्स बना के बेच रहे हैं, जिसको हम कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरर, ये भी क्या होगी? आपकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। जैसे ABC लिमिटेड सेल्स कंप्यूटर, ठीक है भाई, बना के बेचा, सप्लाई है। फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स फर्नीचर फॉर ओनर पर्सनल हाउस, ठीक है भाई, आप मालिक के लिए बना रहे हैं फर्नीचर, आपका कारोबार भी यही है, लेकिन किसके लिए बनाया? मालिक के लिए। तो ड्राइंग्स है, बेशक सामान नहीं बिका, लेकिन सप्लाई जो है वो क्या होगी? कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद बैंक के पास आपने गुड्स रखी हुई थी, बैंक ने उनको बेच दिया अपना लोन रिकवर करवाने के लिए, तो ये भी क्या है? आपकी सप्लाई होगी। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स क्या होती है? ये चीज़ रिमेंबर, वो तमाम गुड्स जो मूवेबल हैं वो टैक्सेबल गुड्स हैं, जैसे मशीनरी, कार, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े वगैरह। और वो कौन सी टैक्सेबल गुड्स नहीं है? मनी, पैसों के ऊपर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं होता। आप बैंक के पास जाएं, आप बैंक से अगर लें 1000 रुपया, तो बैंक कभी भी उस 1000 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लेगा। शेयर्स के ऊपर, सिक्योरिटीज़ के ऊपर, एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं होता। अब इसी से रिलेटेड ना ये है डिफाइंड गुड्स, और ये गुड्स जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें से 2-3 पॉइंट ना बहुत ज़्यादा पेपर में टेस्ट अब रिसेंटली होना शुरू हुए हैं कि गुड्स का मतलब क्या है? हर मूवेबल आइटम आपके गुड्स हैं, टीवी, AC, फ्रिज, जनरेटर, गाड़ी, सारी क्या हैं? गुड्स हैं। फिर गुड्स चीज़ कौन सी नहीं है? इसका मतलब जो लैंड है वो गुड्स नहीं होती। जो आपका लैंड है, लैंड कभी भी आपकी गुड्स नहीं होती। इसका मतलब ज़मीन की, बिल्डिंग की जो ख़रीदो फरोख्त है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, कभी भी चार्ज नहीं होता। तो फर्नीचर, व्हीकल पर टैक्स चार्ज होगा। उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम है, ये रिसेंट पेपर में टेस्ट हुआ है, रिसेंट भी टेस्ट हुआ है। फिर एक सवाल है ऑटम 2014 का, उसमें भी ये पॉइंट टेस्ट हुआ है, एक्शनेबल क्लेम। आप लोगों ने अच्छा पढ़ा होगा BLD मेरे से, आप लोग पढ़ के आते हैं प्रोमिसरी नोट। क्या होता है? इसको भाई दे दे, वादा करता हूँ अगर हम करके मैं पे कर दूँगा, यही है ना? आप पे कर रहे हो, तो वो एक फ्यूचर में एक्शन हो सकता है कि अगर ये बंदा मुकरेगा या इसके कहने पे मैं पे कर दूंगा, तो ये है एक्शनेबल क्लेम। अभी हमारे लिए रेलिवेंट कहाँ पे है? डिस्काउंट कूपन्स।
आप आ जाते हैं, सेल परचेजिंग करते हैं, दुकानदार आपको कूपन दे देता है कि आप अगले महीने आइएगा, अगले महीने आप हमसे अगर 20,000 की शॉपिंग करेंगे, आप हमें ये कूपन दीजिएगा, हम आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। ये पूरी कहानी होती है कूपन्स की। क्या आप अगले महीने जाएंगे? पता ही नहीं है। अगले महीने जाएंगे तो क्या शॉपिंग इतनी कर पाएंगे? नहीं पता। शॉपिंग इतनी हो गई तो क्या ये कूपन वैलिड रहेगा? नहीं पता। तो ये मुस्तकबिल में एक्शन लिया जाने वाली चीज़ है, तो इसके ऊपर भी हम कभी भी गुड्स नहीं मानते। फिर सिमिलरली जो स्टॉक शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं मार्केट वगैरह पे, बॉन्ड्स, TFCs वगैरह, इनके ऊपर भी कभी भी हम इनको गुड्स नहीं मान रहे होते, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, इनके ऊपर टैक्स भी हम चार्ज नहीं कर रहे होते। चीज़ आपने याद रखनी है। तो सप्लाई बेसिकली क्या है? सेल, जिसमें हम चीज़ें बेच रहे हैं, आप किसी को गिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज जिसको गिफ्ट किया उसके पास उसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट आ गया। अब एक बंदा पहले में नौकरी कर रहा है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, मालिक ने एक एसी गिफ्ट में दे दिया। अब वो मालिक ने जब एसी गिफ्ट में दिया तो वो सप्लाई ही काउंट होगी। क्यों? बिकॉज उसके पास जो मुलाजिम है बेचने का राइट आ गया, तो डैट इज़ सेट टू बी गुड्स। उसके बाद हायर परचेज, किस्तों पे भी गुड्स होती है। अब बिज़नेस यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्या होगी आपके लिए? गुड्स ही कंसिडर हो रही होगी। तो ये चीज़ आप याद करिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमसे वो पूछ रहा होगा न्यूमेरिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। उसके बाद था इसमें टॉल मैन्युफैक्चरिंग कि व्हाट इज़ टॉल मैन्युफैक्चरिंग, कि आप किसी के बिहाफ के ऊपर काम करके दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टॉल मैन्युफैक्चर। आप ये बुक्स ख़रीदते हैं, जिसने किताबें लिखी हैं क्या वो कभी भी नहीं। उसने बुक छापी, PDF में कन्वर्ट की, लेके चला गया कि जी पब्लिशर है, जी बुक छाप दे। कहेगा ठीक है, मैं आपकी बुक पब्लिश कर दूंगा, मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा जी, 20 रुपये पर बुक या 200 रुपया पर बुक। तो वो जो 200 रुपया पर बुक चार्ज कर रहा है बुक को बनाने के, उस को हम क्या कहेंगे? टॉल मैन्युफैक्चरर कहेंगे। और जो वो बुक छापने के पैसे लेगा वो उसकी क्या कंसिडर होगी? सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आती है टैक्सेबल एक्टिविटी। हाँ, टैक्सेबल गुड्स हो गई हैं हमारे पास। एग्जाम्प्ट गुड्स हम डिस्कस करके आ गए हैं, वो चीज़ जिस पर टैक्स चार्ज नहीं होता। हमने देख लिया कौन कौन सी गुड्स हैं। देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ रिलेटेड गुड्स, हमने वो भी डिस्कस कर ली है। उसके बाद इंपोर्टर कौन होता है? वो बंदा जो गुड्स को पाकिस्तान में इंपोर्ट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? इंपोर्टर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? वो बंदा जो पाकिस्तान में गुड्स को बनाएगा, कैसे? असेंबलिंग से मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग। या जो टॉल मैन्युफैक्चरर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कि यार ये बंदा मैन्युफैक्चरर है। या जिस बंदे को आपने हायर किया इन द कैपेसिटी ऑफ वाइंडिंग अप, कि जी कंपनी वाइंड अप हो रही है, एक बंदे को अपॉइंट कर लिया कि वो आपके बिहाफ पे गुड्स को बेचेगा, उसको भी हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर जो है वो कह रहे होंगे। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन आपके लिए याद करने वाली चीज़ नहीं है, पेपर में वो डिफाइन मैन्युफैक्चरर नहीं पूछता, वो कोई और चीज़ पूछेगा कि सप्लाई के बारे में। फिर हुज रिटेलर, जो गुड्स को बेचेगा एंड कंज्यूमर को, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेलर। गली मोहल्ले के दुकानदार होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? वो बंदा जो सामान ख़रीदता है मैन्युफैक्चरर से और आगे बेचता है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस पे काम कर रहा है तो ये रजिस्टर्ड नहीं होगा, कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ उसी वक्त रजिस्टर्ड होगा, रिमेंबर, जब वो सामान ख़रीद के बेच रहे हैं। तो हमारे लिए सिर्फ क्या चीज़ याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटर काम कैसे कर रहा है? वो ख़रीद के बेच रहा है या कमीशन बेस पे है? अगर वो कमीशन बेस पे है तो फिर तो वो कभी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर वो सामान ख़रीद के बेच रहा है तो फिर वो क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद है जी होलसेलर। ये वो बंदा है जो बल्क में सामान ख़रीदता है होलसेल प्राइस के ऊपर और उसको आगे बेच रहा होता है कैश के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, कमीशन के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं? होलसेलर। ये भी क्या है आपके लिए? रीड ओनली है, पेपर में डिफाइन होलसेलर नहीं आएगा। फिर रजिस्टर्ड पर्सन, वो बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, इसको हमने कह दिया है कि आप रजिस्टर्ड हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन कहला रहा होगा। अब एक बंदा रजिस्टर्ड हो गया तो ठीक है, अगर एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो वो कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, रिफंड्स नहीं ले सकता, या जो तमाम बेनिफिट्स रजिस्टर्ड पर्सनस के हैं वो नहीं हासिल कर सकता। इसके बाद है टैक्सेबल एक्टिविटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंट 2024 स्प्रिंग में सवाल आया था इसमें से।
टैक्सेबल एक्टिविटी में से। अब टैक्सेबल एक्टिविटी की बड़ी लंबी डेफिनेशन है, जो आप देखते हैं आपको मौत पड़ जाती है, कैसे याद करेंगे। तो ये 4 से 6 पॉइंट याद करने मिनिमम। ये वो चीज़ें अगर इतना भी लिख लोगे ना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स ले जाओगे। नाउ व्हाट इज़ टैक्सेबल एक्टिविटी? मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स बिजनेस, जिसमें आप कारोबार कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या कोई वन टाइम एडवेंचर है, ये सारी क्या कहलाएगी? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। अब कौन सी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है आपके लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो तमाम काम जो अपनी एम्प्लॉयमेंटशिप में कर रहे हैं, जिसकी आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपकी कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं आती। जो पर्सनल हॉबीज़ होती हैं वो कभी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं आती। जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी, जैसे आपकी यूनियन पार्टी हो गई, शेयर होल्डिंग मीटिंग वगैरह हो गई, ये टैक्सेबल एक्टिविटी आपकी कभी भी शुमार नहीं होती। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है कि टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है और क्या नहीं है। इसमें से मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, कौन सा हमारा रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन, ये है। ये स्प्रिंग 24 का सवाल है, जो सिर्फ इस एक टैक्सेबल एक्टिविटी के डेफिनेशन में से आया हुआ है कि अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन। 5 नंबर का सवाल है, स्प्रिंग 24 का। आई गेस वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड सवाल है ये। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टैक्सेबल एक्टिविटीज। सिर्फ बताना है क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं या नहीं। उसने कोई लॉजिक्स नहीं मांगी, सिंपल जी है या नहीं, दैट्स इट। नदीम रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2.5 लाख फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अभी हमने पढ़ा है टैक्सेबल एक्टिविटी की एक्सेप्शंस में कि जिसकी नौकरी कर रहे हो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, तो हम कह देंगे भाई ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं, बिकॉज ये किस में है, उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप में है। फिर ज़हाब प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर फॉर हिज स्टार्टअप बिजनेस फॉर एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, कारोबार है, ये बिजनेस है, बेशक सगे भाई को आप सर्विसेज दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अच्छा बिजनेस मैन है ये, तो ये क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। फिर शहजेब प्लेड द पियानो, एन इंस्ट्रूमेंट ही हैज़ प्लेड सिंस चाइल्डहुड एट हिज पेरेंट एनिवर्सरी पार्टी। ये कौन सा था, परिसाद का बच्चा, तो ये हॉबी है पियानो वाली, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। फिर फुरकान who works as an accountant for Benish Enterprises owned by Miss Benish gives maths tuition to Benish daughter Irham for a monthly fee of rupees 20,000। अभी 2 चीज़ें हैं, यहाँ तक कहानी अलग है, इसके बाद कहानी अलग है। वो नौकरी किसकी कर रहा है, अकाउंटेंट की, तो उसको तनख्वाह जो अकाउंटेंट की मिल रही है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अगली चीज़ जो है वो वन ऑफ सर्विसेज है, वो है ना वन ऑफ एडवेंचर, वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो नौकरी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो उसको ये मिले हैं मैथ के पैसे, वो क्या है, उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। फिर रतुलैन अ होम मेकर विद अ हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज रेंटेड अ स्टॉल एट द कराची फूड फेस्टिवल। अब देखें, यहाँ तक होता ना सवाल, हम कहते हॉबी है, नहीं है, लेकिन उसने चूंकि वो रेंट पे स्टॉल ली है, अब बेच रही है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी हो जाएगी। ये 5 नंबर का सवाल था स्प्रिंग 2024 का। देखते हैं कितने मार्क्स आए थे इसमें। %14 ये सवाल है आपका। तो मसला ये नहीं है कि सवाल मुश्किल है, सवाल बिल्कुल आसान था, आप लोग नहीं पढ़ते। शाबाश है। अब मैं बोलूँगा नहीं कैमरे में, वरना तो उस वक्त का टैक्स पढ़ रहा है जब इमरान खान पीएम था। अगर समझदार सारी आवाम पहुँचे, कब से टैक्स पढ़ रहा होगा ये। हुकूमतें खा गया है, फाइनेंस मिनिस्टर खा गया है, ये वाला भी खा जाएगा। इसने अमन, खुशहाली, जंग, सारा कुछ देख लिया। तो भाई तू परसेंटेज छोड़, तू मार्क्स पे जाना। ये 14 मार्क्स की आई थी, इसमें से इतने जो है बच्चे पासिंग मार्क्स उसके सिक्योर नहीं कर पाए। अब सेल्स टैक्स की थ्योरी बड़ी आसान है, आप पूरे टैक्स में बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें ना, सबसे डिफाइंड जो थ्योरी है ना वो सेल टैक्स की है, सबसे डिफाइंड है। सिर्फ 2 चैप्टर हैं, सिर्फ 2 चैप्टर, और हर अटैम्प्ट में सबसे बुरी थ्योरी इसकी होती है, एक इसकी और एक असेसमेंट की। ये आई डोंट नो कि जब मैंने अगर पेपर देना है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जस्ट लाइक यू, और मेरे पास सिर्फ 10 दिन है या 1 महीना है, और मुझे पता है कि यार ये 2 चैप्टर में इतना पेपर आना है, तो मैं उनको ऐसा करूँगा ना कि सोच है आपकी, और हम फिर भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, कतई इंशाल्लाह चैप्टर।
तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती हैं आपकी। अभी तक देखें हमने जितनी सेल टैक्स पढ़ ली है, हमारा चैप्टर नंबर 18 हो गया है, 19 हाफ हो गया, सारी थ्योरी डिस्कस की है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी आपकी। और ये वो चीज़ें डिस्कस करूँ जिसमें से कंफर्म आपको थ्योरेटिकल चीज़ें आनी ही आनी है। उसके बाद ज़रा आते हैं कुछ और डेफिनेशंस के ऊपर। ये इसमें से एक डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर पेपर नहीं बनता, वो है कॉटेज इंडस्ट्री की। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन के बगैर पेपर नहीं बनता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर में, या थ्योरेटिकली है या न्यूमेरिकली है। तो पेपर में अभी तक मैंने आपको आज के सेशन में 2-3 बातें बताई हैं जो लाजमी हैं। एक फर्दर टैक्स, एक फर्दर टैक्स की एक्सेप्शंस, और ये तीसरा ये लाजमी है। अब व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री? अगर आप उर्दू में इसका मतलब देखें तो घरेलू सनत जो घर में बनाई हुई है आपने। टैक्स में ट्रीटमेंट क्या है? एग्जैम्प्ट है। हमने क्या जो घरों में कारोबार कर रहे हो एग्जैम्प्ट है, आपको रजिस्टर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट डज़ इट मीन्स कि आप अगर कोई सामान बेचेंगे आप टैक्स नहीं ले सकते, बिकॉज आप कौन है? एग्जैम्प्ट है। ये जो घरों में छोटे मोटे कारखाने लगे हुए हैं सिलाई कढ़ाई के, इनको हमने एग्जैम्प्ट कर दिया। अब कौन कौन इसमें आएगा? रिमेंबर, सबसे पहले ये कौन होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता, कौन होगा? मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या क्राइटेरिया है कि इसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस तक कनेक्शन ना होना बिजली का, डोमेस्टिक मीटर हो। नंबर 1 घरों में बनी हुई है। नंबर 2 कहाँ पे लोकेटेड है? रेजिडेंशियल एरिया में, किसी कमर्शियल एरिया में नहीं है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं, घरों में ही है, आम इलाकों में बनी हुई है। वर्कर हमेशा 10 से कम है, 10 क्रॉस नहीं करना चाहिए। और एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब है टोटल सेल्स, सालाना सेल्स 8 मिलियन 80 लाख से ज़्यादा नहीं है। सारी कंडीशन फुलफिल है, आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं, आप एग्जैम्प्ट है। अगर एक भी कंडीशन की वायलेशन हो गई, अब आपको क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये एग्जैम्प्ट है ना, अब ये चीज़ है ही एग्जैम्प्ट, इसको मैंने सेल की है, मैं इससे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करूँगा क्योंकि इसको लॉ ने एग्जैम्प्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद ड्यू डेट, ये हर महीने की 15 होती है, याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज़ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स? जो होती हैं आपकी सर्विसेज, उसके ऊपर जो सूबे लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। उसके बाद टैक्स पीरियड, हर एक महीने को हम क्या कहते हैं? टैक्स पीरियड। ये भी रीड ओनली है। उसके बाद है ई इंटरमीडियरी, ये आपके और इदारे के दरमियान का पर्सन है जो आपके बिहाफ पे कम्युनिकेट कर रहा है। इट मे बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट मे बी योर कंसल्टेंट, जो क्या कर रहा है? बिटवीन योर पोर्टल और आपके दरमियान कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ई इंटरमीडियरी कहते हैं। फॉर्म्स वगैरह जो आपके बिहाफ पे काम कर रही होती हैं। फिर कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन वही है जो आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। गॉट इट? उसके बाद ना आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस हैं। अब हम 2 कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक टाइम ऑफ सप्लाई का और एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का। इन 2 कंसेप्ट के बाद सिर्फ मैंने आपको समझाना है कि अपॉर्शनमेंट कैसे होती है और टैक्स हम 90% का रूल कैसे लगाते हैं। हमारा सेल टैक्स हो गया। ये 2 कंसेप्ट के बाद सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अपॉर्शनमेंट और 90% का रूल, हमारा सेल टैक्स पूरा हो गया होगा। अब इस अटेम्प्ट के लिए सबसे फेमस सवाल है, ये थ्योरेटिकल आपको आ सकता है, दैट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई, कि हमने किस दिन पे अपनी सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई और इसके साथ चेंज इन टैक्स रेट। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल एक साथ पढ़ने हैं और ये आपस में इंटरलिंक्ड है। नो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, कि हम किस डेट के ऊपर अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करेंगे। ये कौन सा महीना है? जुलाई का। मैं आज जाता हूँ, मैं गाड़ी का ऑर्डर दे के आता हूँ, मैंने एडवांस पे किया, उन्होंने मुझे रसीद दे दी। या तो अगले महीने मैं रिमेनिंग पेमेंट करता हूँ अगस्त में, वो मुझे गाड़ी कहते हैं जी गाड़ी आपकी आ गई सितंबर के एंड के ऊपर, मैं लेता हूँ गाड़ी जाके अक्टूबर के स्टार्ट में। तो सवाल ये है कि मैं किस महीने टैक्स पे करूँगा।
तो ये सवाल है कि आपकी सप्लाई डिवाइड है, फैली हुई है। तो रिमेंबर इसका असूल जो है ना वो हमारे पास क्या है कि हमने किस डेट पे रिकॉर्ड करनी है। रिमेंबर 3 चीज़ें हैं, गुड्स की सप्लाई, सर्विसेज और हायर परचेज। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान, हायर परचेज। किस्तों पे अगर सामान लिया है, अब किस्तों का सामान का मतलब क्या है, आज एडवांस पे किया, कल गुड्स मिल गई, 12 महीने किस्तें पे की, गुड्स आपकी होगी। तो किस दिन सप्लाई होगी, डेट ऑफ एग्रीमेंट। एडवांस इररेलीवेंट, किस्तें इररेलीवेंट, गुड्स मिलना इररेलीवेंट। जिस तारीख पे आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ था दैट इज सप्लाई, उस दिन पर रिकॉर्ड करो। क्लियर हो गया। फिर है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिस डेट के ऊपर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो ना उस पर रिकॉर्ड। आप आज वकील के पास जाते हैं, आज तारीख है फॉर एग्जाम्पल 21 जुलाई, उसने 21 जुलाई को अगर आपको सर्विसेज दी हैं उस दिन रिकॉर्ड होगी। आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आज आपने खाना खाया, रेस्टोरेंट ने आपको सर्विसेज दी हैं, आज के दिन क्या करेंगे, सप्लाई वो रिकॉर्ड करेंगे। 2 हो गए। अब तीसरा आता है जी सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके लिए 3 चीज़ें याद रखनी है। रिमेंबर टाइम ऑफ डिलीवरी मतलब गुड्स अवेलेबल और रिसीव्ड एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो 3 बातें याद रखनी है, गुड्स अवेलेबल, गुड्स डिलीवर्ड और डेट ऑफ पेमेंट। जो इन तीनों में से अर्लियर इवेंट होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इन तीनों में से जो सबसे पहले इवेंट आ जाएगा उस पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। पास्ट पेपर्स में ये रूल चेंज था, ये रूल लास्ट ईयर अपडेट हुआ है, अब ये रूल बहुत पक्का हो गया हुआ है, आएगा ये लाजमी आएगा बिकॉज ये 2023 में टेस्ट हुआ था लास्ट, तब रूल चेंज था, उसके बाद रूल अपग्रेड हुआ, उसके बाद ये टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए इसकी टेस्टिंग लाजमी है। देर आर मोर चांसेस कि भाई ये आना है। तो असूल क्या है, गुड्स डिलीवर, मेड अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। हम क्या करेंगे, हम उस डेट पे इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद याद रखिएगा कि अगर हम पार्टली सप्लाई गुड्स को कर दें, ये बेवर आ सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बेची, कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 गुड्स बेचने का, ठीक है, 500 मैंने गुड्स बेची नवंबर में, 500 मैंने गुड्स बेची हैं दिसंबर में। नवंबर में भी गुड्स टैक्सेबल थी, दिसंबर में भी गुड्स टैक्सेबल है, तो क्या गवर्नमेंट को नुकसान हुआ कुछ? जब नवंबर में भी गुड्स टैक्सेबल हैं और दिसंबर में भी गुड्स टैक्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया 1000 गुड्स का, 500 नवंबर में बेच दी, 500 दिसंबर में बेच दी, तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 2 महीनों में टैक्स कितने गुड्स पे मिला है, 1000 पे। कोई कमी हुई गवर्नमेंट को? नहीं। लेकिन अगर हमने इस टाइम पार्टली गुड्स का एग्रीमेंट किया हुआ था कि जी मैंने 1500 गुड्स सप्लाई करनी है, 1000 गुड्स मैंने नवंबर में बेची हैं और 500 गुड्स मैंने कब बेची हैं, दिसंबर में। जब नवंबर में मैंने गुड्स बेची तो गुड्स टैक्सेबल थी, दिसंबर में बेची गुड्स एग्जैम्प्ट हो गई हैं। अब मैं नवंबर में मैंने कितनी दी हैं, 1000, दिसंबर में कितनी दी हैं, 500, एग्रीमेंट था 1500 का। अगर मैं इस कंडीशन पे आता हूँ तो अब नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना आया गुड्स का, 1000 का। कहती है अगर ये सिनेरियो ना, तो अगर पार्टली सप्लाई गुड्स हैं तो फिर रिमेंबर जिस महीने में आपकी सप्लाई टैक्सेबल थी सारी की सारी उसी महीने में रिकॉर्ड करो। बेशक मैंने 1000 नवंबर में दी हैं और 500 कब दी हैं, दिसंबर में। एग्रीमेंट कब हुआ था, नवंबर में, तो 1500 गुड्स को नवंबर में शो किया जाएगा, दिसंबर में शो नहीं किया जाएगा। तो रिमेंबर जिस ये रूल याद रखना है, जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल होंगी उसी महीने में सप्लाई रिकॉर्ड की जाएगी। बिकॉज इस सिनेरियो में नवंबर में भी गुड्स टैक्सेबल थी, इस सिनेरियो में दिसंबर में भी गुड्स टैक्सेबल है। 500 या कोई मसला ही नहीं है, टैक्स गवर्नमेंट को पूरा मिला। लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या था, यहाँ पे गुड्स टैक्सेबल हो गई, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गई। जो कुछ गुड्स यहाँ बेची उनका टैक्स ले लिया, लेकिन जो यहाँ बेची उसका टैक्स ना लिया, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स क्या हुआ है, कम जमा हुआ है। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जमा होगा तो गवर्नमेंट पिटेगी। फिर वो कहते हैं भाई अगर दिस इज द सिनेरियो, फिर वो कहते हैं कि जिस महीने में सारी गुड्स टैक्सेबल थी उसी महीने में सारी की सारी सप्लाई जो है वो क्या करनी है, आपने रिकॉर्ड करनी है। आज का डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछूंगा राइट आफ्टर योर टैक्स एग्जाम कि ये कितने मार्क्स का आया था टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज ये आपको आएगा, कंफर्म आएगा। न्यूमेरिकली आता है, थ्योरेटिकली आता है,
पेंडेंट सिनेरियो आता है, बट ये आ रहा है आपको, तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं।